देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो आज हम लोग AS10 जो है AS10 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन डिस्कस करते हुए अगर कुछ एडिशनल पॉइंट हमें मिल जाता है तो वो भी एक बार डिस्कस कर देंगे। जैसे देखो ये वाला हम आंसर के साथ ही यहाँ पर लिए हुए, क्योंकि ये सब आंसर जो है लिखना पड़ता है, तो अभी लिखेंगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने यहाँ से ही ले लिया है। तुम लोग खुद से पढ़ के अपने हिसाब से लिख सकते हो, मतलब लैंग्वेज अपना यूज कर सकते हो, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, Entity A supermarket chain is renovating one of its major store। तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम दिया हुआ है एंटिटी ए, ठीक है। ए एक्चुअली सुपरमार्केट चेन चला रहा है, ठीक है। इन्होंने सोचा है कि इनको रेनोवेट करना है, इनके जो स्टोर्स है वो। মর্নিং ম্যাম। মর্নিং। আওয়াজ আসছিল না নাকি আমার? আওয়াজ আসছিল, আমি কথা বলছিলাম, যা শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাই না তোমার আওয়াজটা। হ্যাঁ ওইটাই, আমি ফোন রিসেট মানে রিসেট আবার অন করলাম। আচ্ছা আচ্ছা। गुड मॉर्निंग शुभजीत। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो क्या बोला है, एंटिटी ए सुपरमार्केट चेन इज रेनोवेटिंग वन ऑफ इट्स मेजर स्टोर। एंटिटी ए जो है वो अपना स्टोर जो है उसे क्या करना चाहती है, रेनोवेट करना चाहती है। ठीक से सुनो, तुम लोग आंसर दोगे, लैंग्वेज जो है वो आंसर मैंने लिया हुआ है, वो देखने से समझ में आ जाएगा। द स्टोर विल हैव मोर अवेलेबल स्पेस फॉर इन स्टोर प्रमोशन आउटलेट आफ्टर द रेनोवेशन एंड विल इंक्लूड ए रेस्टोरेंट। बोल रहा है कि रेनोवेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो जगह और भी बढ़ जाएगा, मतलब जितना भी जगह है ये लोग जो चेंजेस करेंगे ना, जो रेनोवेट करेंगे, इससे स्पेस काफी बढ़ जाएगा। और एक रेस्टोरेंट भी ऐड कर रहे हैं, मतलब इनका वहां पर स्टोर में रेस्टोरेंट नहीं है तो वो भी ऐड कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द ईयर आफ्टर द स्टोर रीओपन। बोल रहा है स्टोर रीओपन होने के बाद बजट वगैरह जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ए 15% इंक्रीज इन सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द स्टोर रेनोवेशन। बोल रहा है कि मैनेजमेंट जो बजट बना रहा है, गुड मॉर्निंग अंश, गुड मॉर्निंग अंश। गुड मॉर्निंग मैम। बोल रहा है कि यहाँ पर देखो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, विच इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग। अच्छा, यहाँ से मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग द बजट्स फॉर द ईयर आफ्टर द स्टोर रीओपन। स्टोर रीओपन होने के बाद एक साल का मैनेजमेंट बजट बना रहा है। बजट का मतलब क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके का बजट बनता है, कैश बजट बनता है, सेल्स बजट बनता है, तो ये लोग अपना बजट बना रहे हैं। विच इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग, जिसमें इन्होंने कौन सा खर्चा दिखाया है, रीमॉडलिंग करने का। ये जो मेजर स्टोर है इसको ये लोग रेनोवेट कर रहे हैं, मतलब रीमॉडलिंग, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 15% इंक्रीज इन सेल। बोल रहा है कि खर्चा मतलब जो एक्सपेंस बजट होगा उसमें ये खर्चा दिखाया है, और जो सेल बजट है उसमें 15% बोल रहा है सेल इंक्रीज हो जाएगा स्टोर रेनोवेशन होने के बाद। विच विल अट्रैक्ट न्यू कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि रेनोवेट होने के बाद इनका ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 15% सेल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पहला बात है कि स्पेस काफी बड़ा हो जाएगा, मतलब ये सब रीजन हो सकता है ना, स्पेस बड़ा हो जाएगा और एक रेस्टोरेंट भी ऐड किया है तो लोग अट्रैक्ट होके आएंगे। स्टेट वेदर द रीमॉडलिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड और नॉट। बोल रहा है रीमॉडलिंग करवाने का, ये सब तो बहुत सारा स्टोरी बोला है, मेन हमें किस बात पे ध्यान देना है, हमें ये देखना है कि रीमॉडलिंग या रेनोवेशन जो भी करवाया गया है, जो भी बोलो, उस पे जो भी खर्चा हुआ है, यानी यहाँ पर हम लोग कॉस्ट बोलेंगे, जो भी कॉस्ट इनकर्ड किया गया है, क्या वो कैपिटलाइज्ड होगा,
कैपिटलाइज्ड होगा कि मतलब कैपिटल खर्चा है कि रेवेन्यू खर्चा है, ये बताओ। कैपिटल खर्चा है कि रेवेन्यू खर्चा है? क्योंकि एक ऑलरेडी बना हुआ जो स्टोर है उसको रेनोवेट किया जा रहा है, रेनोवेट करने पे स्पेस बढ़ेगा, और एक रेस्टोरेंट भी नया ऐड कर रहे हैं ये लोग, और एक्सपेक्टेशन है कि 15% सेल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ये है, ये जो भी खर्चा किया गया है क्या ये कैपिटलाइज्ड होगा कि नहीं होगा? क्या ये कैपिटलाइज्ड होगा कि नहीं होगा? कैपिटलाइज्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो। हाँ, कैपिटलाइज्ड होगा। क्यों होगा? रीजन क्या लिखोगे? कैपिटलाइज्ड होगा ये तो लिख दोगे, ठीक है, माना मैंने, लेकिन रीजन क्या है क्यों कैपिटलाइज्ड होगा वो तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एएस में तो हमें कैलकुलेशंस कम रहता है, हमें लिख के ही ज्यादा बताना पड़ता है। हम लोग ये खर्चे को कैपिटलाइज्ड क्यों मानेंगे? रीजन क्या दिखाओगे ये भी तो बताना पड़ेगा ना, रीजन क्या दिखाओगे? देखो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक एसेट को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें तोड़ फोड़ करके चेंज कर रहे हैं, स्पेस बढ़ा रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह ऐड कर रहे हैं, और हम लोग का उससे जो इनकम है वो 15% बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसको कैपिटलाइज करेंगे, यही ना रीजन हुआ। जैसे अगर तुम लोग डेप्रिसिएशन का क्लास भी कभी करते हो तो वहां पर देखोगे डेप्रिसिएशन जब हम लोग क्या बोलते हैं कि एसेट का, जैसे मान लो रिपेयर, ये मैंने पहले भी याद नहीं आ रहा कौन से क्लास में बताया था, जैसे मान लो रिपेयर का खर्चा, ठीक है, तो रिपेयर का खर्चा हम लोग का दो तरह से ट्रीट हो सकता है। एक हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंस हो सकता है रिपेयर का खर्चा, और कैपिटल एक्सपेंस भी हो सकता है रिपेयर का खर्चा। जरूरी नहीं है कि रिपेयर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही होगा, वो कैपिटल भी हो सकता है। कब होगा? जब ऐसा खर्चा हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग का एसेट से, ये मैंने शायद तुम लोग के क्लास में ही बताया था, लास्ट क्लास में, कि एएस वाले क्लास में बताया था। जैसे मान लो मैंने अपने लैपटॉप में ऐसा कुछ एडिशन करवा लिया, रैम वगैरह को इतना अपडेट करवा लिया, नया रैम लगवा लिया इस पुराने लैपटॉप में, ठीक है, पुराने लैपटॉप में ही नया रैम वगैरह लगवा लिया, तो लैपटॉप का स्पीड बढ़ गया, इससे मान लो मुझे बेनिफिट मिल रहा है। जैसे बेनिफिट, मान लो हम क्लास अपलोड करते हैं तो मुझे जहां 5 मिनट लगता है वहां 1 सेकंड में हो जा रहा है, तो मुझे बेनिफिट मिला। जहां 5 मिनट में एक क्लास अपलोड होता था वहां एक मिनट में एक क्लास अपलोड हो रहा है। तो अगर मतलब चेंजेस की वजह से, मेजर चेंजेस बोलते हैं इसे, अगर चेंजेस के वजह से हमारा एग्जिस्टिंग कंडीशन एसेट का चेंज हो जाता है, और सेल वगैरह, सेल मतलब जैसे भी सेल हो, जिस फॉर्म में भी सेल हो, चाहे वो सर्विस फॉर्म में हो चाहे वो प्रोडक्ट फॉर्म में हो, जैसे इनका सेल बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो खर्चा होगा ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अब लिखना कैसे है? देखो, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इतना, ये देखो यहाँ से हम दिखा देते, ठीक है, हम लिख के नहीं दिखा रहे। और यहाँ पर बोला है, देखो, द एक्सपेंडिचर इन रीमॉडलिंग द स्टोर विल क्रिएट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। क्योंकि AS10 में देखो, AS10 हमें डेफिनेशन ऑफ क्या बताता है? डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट बताता है ना। तो ये देखो, अगर हमें इकोनॉमिक, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, 15% सेल बढ़ जाएगा। तो अगर 15% सेल बढ़ जाएगा एंड कॉस्ट ऑफ द रीमॉडलिंग कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और अगर हम लोग रीमॉडलिंग कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हैं तो ये कैपिटलाइज्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा, हम लोग सिर्फ ये नहीं लिख सकते हैं कि कैपिटलाइज्ड होगा। पढ़ के समझ में आ रहा है कैपिटलाइज्ड होगा, ठीक है, बट आंसर जब देंगे सिर्फ इतना लिखना काफी नहीं होता है कि कैपिटलाइज्ड होगा, ठीक है, सिर्फ इतना लिखना नहीं होगा, हमें समझा के लिखना पड़ेगा क्यों हम लोग मानेंगे कि कैपिटलाइज्ड है। तो क्या लिखना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर जो रीमॉडलिंग है स्टोर का, पहला बात है कि वो हमारे एग्जिस्टिंग सेल कंडीशन को चेंज करेगा, 15% सेल को बढ़ा देगा, मतलब इससे हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रेज होगा। एंड द कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और अगर हम लोग रीमॉडलिंग कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर पा रहे, मतलब आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कितना है, क्योंकि देखो, कैपिटल है कि रेवेन्यू है वो तो आइडेंटिफाई कर लिया, बट बुक में रिकॉर्ड करने के लिए हमें कॉस्ट को आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा, इसीलिए इस लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड कर दिया है। एंड कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग कैन बी मेजर्ड रिलायबली, देयरफॉर इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, तब इसे कैपिटलाइज्ड हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें आंसर देना पड़ेगा। चलो, अब नेक्स्ट, बाकी तुम लोग का काम है पढ़ना, ठीक है, पढ़ के तुम लोग खुद से लिख के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो तुम लोग का लैंग्वेज जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इलास्ट्रेशन 4, ठीक है, इलास्ट्रेशन 4। यहाँ पर क्या बोला है देखो, एंटिटी ए हैज एन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड
फैक्ट्री प्रॉपर्टी। एंटिटी ए के पास एक पहले से ही फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी है विच इट इंटेंड्स टू नॉक डाउन। नॉक डाउन का मतलब है तो मतलब तोड़ फोड़ करना, ठीक है, ये तोड़ देना चाहती है। एंड रीडेवलप मतलब जैसा है उसको चेंज करना चाहती है, ठीक है, मतलब वही रीमॉडलिंग बोल दो, एक ही बात है। ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड द कंपनी विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज टू अनदर टेम्पोररी साइट। मतलब एक फैक्ट्री है, ठीक है, फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी मतलब एक फैक्ट्री, ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, इसको कंपनी क्या करना चाहती है, तोड़ फोड़ के नया बनाना चाहती है, ठीक है। लेकिन ये फैक्ट्री है तो यहाँ पर मशीन वगैरह लगा हुआ होगा, ठीक है, मशीन लगा हुआ होगा, कुछ और भी होगा। तो ये सब अगर तोड़ फोड़ चलेगा तो यहाँ पर तो मशीन वगैरह हो नहीं सकता। जैसे मान लो अगर घर को रेनोवेट करवा रहे हो तो घर पे जो भी सामान रहता है हमें उसे इधर उधर करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर फैक्ट्री में भी वैसे ही हो रहा है कि फैक्ट्री में रेनोवेशन का काम स्टार्ट होगा, इस वजह से जो भी यहाँ पर लगे हुए चीज है वो दूसरे किसी जगह पे टेम्पोररी तरीके से रखने पड़ेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट, और ये रखवाने का खर्चा होगा। क्या क्या इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया, बोल रहा है सेटअप कॉस्ट 5 लाख टू इंस्टॉल मशीन इन द न्यू लोकेशन। मान लो ये नया लोकेशन इन्होंने सोचा है कि जब तक ये फैक्ट्री बन के रेडी नहीं हो जाती है, ठीक है, जब तक रेनोवेशन का काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, ये मशीन को यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब मशीन को लगाने के लिए एक सेटअप का खर्चा हुआ, दैट इज 5 लाख, ठीक है। और रेंट देना पड़ा, ये अब अपना जगह नहीं है, ठीक है, ये किसी के पास रेंट पे ले लिए तो रेंट का खर्चा देना पड़ रहा है 15 लाख। रिमूवेबल कॉस्ट ऑफ 3 लाख टू ट्रांसपोर्ट द मशीन फ्रॉम ओल्ड लोकेशन टू टेम्पोररी लोकेशन। अब मशीन यहाँ पर ना इंस्टॉल्ड था, अब जो है टेक्नीशियन को बुला के इसको निकलवाना पड़ा, फिर जाके यहाँ पर लगाना पड़ा, ठीक है। कैन दिस कॉस्ट बी कैपिटलाइज्ड इनटू द कॉस्ट ऑफ द न्यू बिल्डिंग। ये बिल्डिंग को रेनोवेट करने के लिए जो भी खर्चा लग रहा है, क्या ये सब खर्चा उसमें ऐड होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो मुझे लगता है मैंने इतना बार बोला, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मुझे आंसर दो कि क्या फैक्ट्री को बनाने का जो भी खर्चा होगा, रीमॉडलिंग करवाने का जो भी खर्चा होगा, क्या उस प्राइस में ये सारे खर्चे ऐड होंगे। मतलब जो हम लोग टेम्पोररी वे से बिजनेस को रीलोकेट कर रहे हैं, जैसे कि पुराने मशीन को अनइंस्टॉल करवा के दूसरे जगह सेटअप करवाना, दूसरे जगह रेंट पे कोई घर लेके काम करना, ये जो टेम्पोररी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, क्या ये खर्चा हमारे फैक्ट्री बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। बोलो, फैक्ट्री बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो तुम लोग अपना घर को रेनोवेट करवा रहे हो, ठीक है, कुछ दिन के लिए, मान लो 1 मंथ के लिए कहीं और भाड़ा में रह रहे हो और सारा सामान वगैरह वहां पर शिफ्ट कर दिए, ठीक है। अब जो तुम लोग घर को रेनोवेट करवा दे, आएगा नहीं, आएगा नहीं। देखो क्यों नहीं आएगा, जैसे हम जो एग्जांपल दे रहे थे उसको सुनो। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग, जैसे मान लो हम लोग जो, तुम लोग जो भी जहां पर भी रह रहे हो, ठीक है, अब मान लो वहां पर रेनोवेशन करवाना है, तो रेनोवेशन करवाना चाहते हो, इसी वजह से जितने भी खर्चे हुए हैं, मतलब जितना भी शिफ्टिंग का खर्चा वगैरह हो रहा है, उसके लिए तुम लोग रेंट में एक दूसरा घर लेके वहां पर रहना स्टार्ट कर दियो। लेकिन ये खर्चा कौन सा खर्चा हुआ, ये टेम्पोररी तरीके से रहने का खर्चा हुआ। तो क्या ये खर्चा हमारे बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। जैसे और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कोई अपना पुराना घर जब कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है, प्रोमोटर वगैरह को, कि इसको फ्लैट बना दो, मुझे ये पुराना घर अब और नहीं चाहिए, आप लोग इसका फ्लैट बना दो और मुझे मेरा हिस्सा दे दो। ऐसा होता है ना, पुराने जमीन वगैरह को, पुराने घर को बेच दे दिया जाता है, फिर उसमें फ्लैट बना दिया जाता है, ठीक है। तो तब तक क्या होता है, तब तक जो बिल्डर है वो क्या करता है, जिनका प्रॉपर्टी है उनको रेंट वगैरह में रखने का जगह बना के दे देता है, ठीक है, कि आप लोग रेंट पे रहिए, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉपर्टी दिया है, तो वो एक एडजस्टमेंट होता है। तो ये सोचो, क्या एक एक फ्लैट के कॉस्ट में वो रेंट वाला खर्चा भी वो लोग ऐड कर देंगे, जो खर्चा उन्होंने किया है उन लोगों को दूसरे जगह पे रखने का। सोच के देखो, क्या वो खर्चा भी ऐड हो जाना चाहिए।
या फिर और भी एग्जांपल देख लो, मान लो तुम लोग के पास एक पुराना कार है, उसको रेनोवेट करवा रहे हो, ठीक करवा रहे हो, ठीक है, तब तक दूसरा कोई कार को मतलब रेंट में लेके चला रहे हो, तो क्या वो खर्चा कार बनाने के खर्चे में ऐड हो जाएगा, कार को रिमॉडिफाई करने में? नहीं, नहीं होता है। यहाँ पर ये जो खर्चा है, ये हमें पूछा गया है कि न्यू बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं, क्वेश्चन ये था, न्यू बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं। तो न्यू बिल्डिंग के कॉस्ट में कौन सा होगा, ये क्या है, ये है कंस्ट्रक्शन, है ना। हम लोगों का जो एसेट होता है वो हम लोग तीन तरीके से ले सकते थे, या तो परचेस कर लेंगे, या तो एक्सचेंज करके ले रहे हैं, या तो कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तीन तरीके से था। तो ये हम लोग क्या करवा रहे हैं, ये हमारी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, मतलब पुरानी बिल्डिंग को नए तरीके से कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन का खर्चा आएगा। अगर वहां पर कुछ चीज था जिसको हम लोग इधर उधर करवा रहे हैं, तो उसका खर्चा कभी ऐड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, मुझे याद नहीं है कि यहाँ पर वो वाला पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देख लेते एक बार। ये देखो, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड में क्या आएगा, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पे जो कॉस्ट एलोकेट होगा वही वाला आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो भी कॉस्ट एलोकेट हो रहा है। तो वो जो खर्चा है कि उन्होंने अपना मशीन दूसरे जगह लगा लिया, रेंट पे दूसरे जगह पे मशीन का काम चल रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन खर्चा नहीं है। या फिर वहां पर किसी तरह का ओवरहेड जो है उसे एलोकेट करवाना होता है। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो बस यही दो कॉस्ट आएगा और कोई कॉस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करके ही हमें आंसर देना होता है। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन और एक्वायरिंग ए न्यू एसेट में रिजल्ट इन इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एसेट हैड नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड और एक्वायर्ड। बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन या फिर एक्वायरिंग नया एसेट में रिजल्ट इन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जब भी हम लोग कोई एसेट को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं या लेते हैं तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है, और ये हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट या एक्वायर्ड नहीं करवा रहे। मतलब ये सब लिखने का तरीका है, ठीक है। मतलब ए इसका आंसर लिखने का तरीका है कि कंस्ट्रक्शन या फिर एक्वायरिंग जो हम लोग नया एसेट कर रहे हैं, इससे हमारा खर्चा बढ़ता है, और अगर नहीं करेंगे तो खर्चा नहीं बढ़ेगा। दिस कॉस्ट आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट इफ दे आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। अब ये कौन से वाले एसेट के लिए बात कर रहा है, एक्वायरिंग मतलब परचेज। अगर हम लोग कोई एसेट को परचेज कर रहे हैं और उसको लोकेशन तक लेके आने का जितना भी खर्चा है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ठीक है, वो सारे खर्चे यहाँ पर ऐड हो जाने चाहिए एसेट के कॉस्ट के साथ। दीज कॉस्ट आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, कॉस्ट जो है इंक्लूडेड नहीं होगा इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, मतलब परचेज प्राइस में हम लोग एडिशनल कौन सा खर्चा ऐड नहीं करेंगे इफ दे आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मतलब जिस तरह से मैनेजमेंट चाहती है उसी तरह से उस एसेट को यूज करने के लिए, तो परचेस करने के बाद उसको लोकेशन तक रेडी टू यूज तक ले जाने के लिए जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा ऐड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, हम बोल रहे हैं ऐड होता है, ऐसा बात नहीं है, लैंग्वेज पढ़ के देखो। ये खर्चे तब ऐड नहीं होंगे अगर इफ दे आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल, क्योंकि ये सब तो एडिशनल खर्चा है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं हो रहा है। कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो टेम्पोरेरी तरीके से शिफ्टिंग के लिए सब खर्चा हो रहा है। अब यहाँ क्या बोला है, द कॉस्ट टू बी इनकर्ड बाय कंपनी आर इन नेचर ऑफ कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग ऑपरेशन ऑफ द कंपनी एंड डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ AS10। AS10 के रिक्वायरमेंट को मीटअप नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था AS10 के हिसाब से हमारा तीन तरीके का एसेट हम लोग जो है दिखा सकते हैं। एक, या तो हम लोगों ने उस एसेट को खुद से खरीदा है या खुद से बनाया है या फिर एक्सचेंज करके खरीदा है, ठीक है। तीन तरीका होता है एसेट को परचेज करने का। तो यहाँ तो कंस्ट्रक्शन का हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में कौन सा कॉस्ट आएगा, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खर्चा और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ओवरहेड, और कुछ नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है the cost to be incurred by the company are in nature of cost of relocating और reorganizing operations, ताकि हम लोग अपना काम चला सके, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया। अगर हम लोग काम बंद रखना चाहते तो ऐसा डिसीजन लेने का जरूरत नहीं था, लेकिन उसका मतलब तो ये नहीं कि बिल्डिंग नहीं चलता, अगर हम लोग ये बिल्डिंग बनाने का काम बंद हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। फैक्ट्री रेनोवेट हो रहा है, अब रेनोवेट होने के लिए हमें ये सारे ऑप्शंस दिखे कि हाँ हम लोग कहीं रेंट लेके अपना काम जो है कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो दैट इज रीलोकेटिंग या रीऑर्गेनाइजिंग
का ऑपरेशन को रीऑर्गेनाइज तरीके से चलाने का खर्चा, तो ये कभी भी एसेट के दाम में ऐड नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में बस 2 ही दाम ऐड होता है, कंस्ट्रक्शन करवाने का खर्चा और कंस्ट्रक्शन करवाने का ओवरहेड। ठीक है, अच्छा अब इलस्ट्रेशन 5 देखो, इलस्ट्रेशन 5 में क्या बोला है, Omega Limited contracted with a supplier to purchase machine which is to be installed in it one department in 3 months time। बोल रहा है ओमेगा लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन रहेगा, ठीक से सुनो, ठीक है, कैलकुलेट करके तुम लोग को बताना है कि मशीन का दाम क्या होगा। ओमेगा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद ए सप्लायर, एक सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, टू परचेज मशीन, मशीन खरीदने का, which is to be installed it in its one department, जो ये अपने एक डिपार्टमेंट में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं 3 months टाइम, इन 3 months टाइम, मतलब 3 महीने के अंदर, ठीक है, 3 महीने के अंदर। स्पेशल फाउंडेशंस वेयर रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी, फाउंडेशन का मतलब होता है साइट प्रिपरेशन, ठीक है, स्पेशल फाउंडेशन वेयर रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी विच वेयर टू बी प्रिपेयर्ड विद इन द सप्लाई लीड टाइम। बोल रहा है कि ये मतलब सप्लाई 3 महीने के अंदर हो जाएगा, ठीक है, तो 3 महीने के अंदर ये साइट बना लेना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ द साइट प्रिपरेशन एंड लेइंग फाउंडेशन वेयर 1,40,000। बोल रहे साइट प्रिपरेशन का खर्चा है 1,40,000। These activities were supervised by a technician during the entire period। मतलब ये कैसे साइट में ठीक तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब देखने के लिए एक सुपरवाइजर को, टेक्नीशियन को लगाया गया है, ठीक है, टेक्नीशियन को लगाया गया है, हु इज एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस ऑफ 45,000 पर मंथ, जिनको सैलरी दिया जाएगा 45,000 पर मंथ। द मशीन वाज परचेज्ड एट 1,58,00,000, मतलब ये परचेज वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, मतलब ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड भी नहीं है, एक्सचेंज वाला भी नहीं है, परचेज वाला है। तो परचेज के केस में कैसे हम लोग एसेट का कॉस्ट निकालते हैं, हमें उसी तरह से सोचना चाहिए। तो ये परचेज क्या इतने में, मतलब ये पैसा दुकानदार को देके आना है। एंड 50,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वेयर इनकर्ड टू ब्रिंग द मशीन टू द फैक्ट्री साइड, मतलब ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मतलब वो सारे कॉस्ट जिस कॉस्ट को हमें इनकर्ड करवाना पड़ता है एसेट को अपने लोकेशन तक पहुंचाने के लिए। एन आर्किटेक्ट वाज अपॉइंटेड एट ए फी ऑफ 30,000 टू सुपरवाइज मशीनरी इंस्टॉलेशन एट द फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट में किस तरह से मशीन इंस्टॉल्ड होगा उसके लिए एक आर्किटेक्ट को रखा गया है, जिन्होंने अपना फीस 30,000 लिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain द अमाउंट एट विच द मशीन शुड बी कैपिटलाइज्ड, मतलब मशीन का दाम बताओ। कैपिटलाइज्ड का मतलब क्या होता है, एसेट का वैल्यू तो कैपिटलाइज्ड होता है। बोल रहे वो अमाउंट बताओ जिस अमाउंट में मशीन को कैपिटलाइज्ड करेंगे, यानी मशीन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे टू कैश या बैंक, ठीक है, ये अमाउंट बताने के लिए बोला है। तो ये कैलकुलेशन करके बताना है, तो तुम लोग बोलो कि आंसर क्या होगा, ये हम करके दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें लिखना लिखना नहीं। हाँ बोलो बोलो बोलो। 1,60,000। अरे मैं बोला 1,60,00,000 65,60,000। नहीं, गलत हो गया, आंसर कुछ और होगा, ठीक है, हम आंसर अगर बता देंगे तो तुम लोग शायद समझ जाओगे। ये ज्यादा हुआ है, इतना बोल सकते हैं, थोड़ा सा सोचो, ये ज्यादा हुआ है, इससे थोड़ा कम होगा, इससे कम होगा, ठीक है, आसपास आंसर आया है लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया है। अच्छा एक एक चीज बताओ, सबसे पहले कौन सा कॉस्ट लिखना चाहिए, बोलो सबसे पहले कौन सा कॉस्ट लिखना चाहिए, सबसे पहले कौन सा कॉस्ट ना, परचेज प्राइस लिखेंगे, मतलब लाइन बाय लाइन लिखते हैं ना, सबसे पहले तो खरीद लेंगे तो परचेज प्राइस, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन अगर लॉजिकली देखो तो हम लोग परचेज प्राइस ही पहले लिखते हैं ना, उसके बाद डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने इलस्ट्रेशन 5, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन। क्या क्या लिखना पड़ेगा, मशीन का परचेस कॉस्ट लिखना पड़ेगा। परचेस कॉस्ट में क्या क्या आता है, टैक्स आएगा, नॉन रिफंडेबल होगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं, ट्रेड डिस्काउंट रिबेट वगैरह ये सब होता है परचेस कॉस्ट का पार्ट। और जो सब्सिक्वेंट कॉस्ट मतलब जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब उसके बाद जो भी खर्चा हमें एसेट को लोकेशन तक पहुंचाने का करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो देखने में ज्यादा अच्छा होगा अगर हम लोग परचेज प्राइस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो देखने में ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि पहले खरीदते हैं।
पहले हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका परचेज प्राइस ऐड करते हैं, उसके बाद एडिशनल खर्चे को ऐड करते हैं। तो परचेज प्राइस 1,58,00,000। अच्छा, इसके बाद क्या ऐड होगा परचेज प्राइस के बाद? अब हम लोग एक एक खर्चा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब साइट प्रिपरेशन वाला यहां से स्टार्ट करते हैं, तो साइट प्रिपरेशन का खर्चा ऐड करेंगे। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 1,40,000। साइट प्रिपरेशन का कॉस्ट 1,40,000। अच्छा, इसके बाद कौन सा खर्चा आएगा? 1,40,000 के बाद यहाँ पर टेक्नीशियन को रखा है एंटायर पीरियड के लिए, जिनको 45,000 पर मंथ करके सैलरी देंगे। क्या ये आएगा? टेक्नीशियन का सैलरी आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आएगा ना, क्योंकि टेक्नीशियन, देखो वो सारे खर्चे आएंगे जब हम लोग एसेट को एक्वायर्ड कर रहे हैं। वो सारे खर्चे आएंगे जब तक एसेट रेडी टू यूज के पहले जितना भी खर्चा होगा, रेडी टू यूज के पहले जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा आता है, ठीक है। तो रेडी टू यूज कब होगा? जब एसेट फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इंस्टॉल वगैरह सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा टेक्निशियन सैलरी। यहाँ पर लेकिन एक पॉइंट है, 45,000 पर मंथ दिया गया है, तो बोलो कितने दिन के लिए इनको देना पड़ेगा, कितने मंथ के लिए देना पड़ेगा? वो पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। 3 मंथ्स लगेगा ये पूरे काम को कंप्लीट होने के लिए। तो ये टेक्नीशियन जो है वो हमेशा वहां पर चेक करते रहते हैं कि कैसा काम हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। तो उनको पूरा 3 मंथ के लिए सैलरी ये वाला 45,000 करके पे करते जाना है। हाँ बोलो, कितना हो रहा है? 1,35,000। हाँ, 1,35,000। अच्छा, इसके बाद और कौन सा खर्चा था? इसके बाद मशीन परचेस। अच्छा, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये भी ऐड होगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 50,000। अच्छा, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद यहाँ पर हो गया आर्किटेक्ट का फीस, ये भी लगेगा, क्योंकि ये अभी एसेट पुट टू यूज नहीं होगा जब तक ये सारे खर्चे हम लोग नहीं करेंगे। मतलब ये प्रोफेशनल फीस हो गया फॉर इंस्टॉलेशन, है ना। ম্যাম অ্যান্সার কি 1,60,55,000 হবে? হ্যাঁ, ঠিক আছে। so 1,35,000, 1,40,000, 80, ज्यादा लिख के 1,58,000। ये मैंने 1 करोड़ नहीं लिख के ना 1 लाख लिख दिया है। 158 और इसके बाद और भी 3 जीरो होगा ना, 1 2 3 4 और 1 जीरो होगा। 158 और 5 जीरो, 1,61,55,000। 1,61,55,000 ये हो जाएगा परचेज प्राइस, सॉरी कॉस्ट ऑफ एसेट। इसको परचेज प्राइस नहीं लिखेंगे, परचेज प्राइस तो ये हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, जो कॉस्ट मशीन के दाम पे ऐड होना चाहिए। ये सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे, कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसका भी मैंने सोल्यूशन ले रखा है। ये देखो साइट प्रिपरेशन, परचेज प्राइस गिवन लिखा हुआ है, साइट प्रिपरेशन गिवन, टेक्नीशियन सैलरी, ठीक है। ये एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड हो गया, स्पेसिफिक ओवरहेड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मतलब नाम दिया हुआ है कि ये किस तरह का खर्चा। इतना नहीं भी लिखोगे चलेगा, डायरेक्ट जो मैंने जैसे लिखवाया वैसे लिखने से भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन 6। यहाँ पर क्या बोला है देखो, एंटिटी ए विच ऑपरेट्स ए मेजर चेन ऑफ सुपरमार्केट, ठीक है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया। बोल रहे हैं कि एंटिटी ए जो एक सुपरमार्केट चेन चलाती है हैज एक्वायर्ड ए न्यू स्टोर लोकेशन। इन्होंने एक नया स्टोर ही लिया है, ठीक है। द न्यू लोकेशन रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट रेनोवेशन एक्सपेंडिचर। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट द रेनोवेशन विल लास्ट फॉर 3 मंथ्स। बोल रहा है कि इन्होंने एक नया जगह पे और भी स्टोर ओपन करने का सोचा है और वहां पर ये लोग कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जिसके लिए 3 महीना लगेगा।
लगेगा ड्यूरिंग विच द सुपरमार्केट विल बी क्लोज्ड। उस टाइम पे जब रेनोवेशन का काम चलेगा तो बोल रहा है कि सुपरमार्केट जो है वो बंद रहेगा, काम चल रहा है तो बंद रहेगा। मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड द बजट फॉर दिस पीरियड इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट, salaries to staff, will be prepare the store before its opening and related utilities cost. What will be the treatment of such expenditure? तो ये जितने भी खर्चे ये लोग कर रहे हैं, कौन से खर्चे का कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, फिर से बताते। देखो इसका क्वेश्चन में हमें पढ़ के समझ में आना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एंटिटी ए जो है वो एक सुपरमार्केट चेन चलाती है, उन्होंने एक नया स्टोर लोकेशन लिया है जिसको वो लोग करवाना चाहते हैं रेनोवेशन। अब रेनोवेशन करवाएंगे तो उसका खर्चा भी होगा, और मैनेजमेंट ने ये सोचा है कि रेनोवेशन कम से कम 3 महीना लगेगा और इस दौरान सुपरमार्केट क्लोज रहेगा। मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड द बजट फॉर दिस पीरियड। अब ये 3 महीने का ये लोग बजट बना रहे हैं, मतलब अर्निंग तो कुछ होने जाना है नहीं, क्योंकि हमारा सेल बंद रहेगा लेकिन खर्चा होते रहेगा। तो बजट बना रहे कि क्या खर्चा हो सकता है, इंक्लूडिंग उसमें इन्होंने ये बजट में इन्होंने वो भी खर्चा इंक्लूड कर लिया, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट। तो वो जो नया लोकेशन लिया है वहां पर जो रीमॉडलिंग का काम हो रहा है उसका खर्चे का बजट भी इन्होंने बनाया, कॉमा दिया है। फिर सैलरीज ऑफ स्टाफ हु विल बी प्रिपेयरिंग द स्टोर बिफोर इट्स ओपनिंग एंड रिलेटेड यूटिलिटीज कॉस्ट, बोल रहा है वो वाला बजट भी बना लिया। सैलरी दे रहे हैं जो हम लोग स्टाफ को, विल बी प्रिपेयरिंग द स्टोर, जो ये स्टोर को प्रिपेयर कर रहे हैं बिफोर इट्स ओपनिंग, ये खुलने के पहले, एंड रिलेटेड यूटिलिटीज कॉस्ट, इसके अलावा और जो भी यूटिलिटीज कॉस्ट है। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर, इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर मेनली देखो 2 खर्चे का बात बोला है, एक बोला है सैलरीज ऑफ स्टाफ ये, और एक हो गया रीमॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा। ये दोनों खर्चे को हमें इंडिविजुअली बताना पड़ेगा कि कौन सा कैपिटलाइज्ड होगा और कौन सा नहीं होगा। क्या लगता है? দুটোই হবে। दोनों होगा, सोच के देखो। ये लोग नया जो लोकेशन ले रहे हैं क्या वहां पर स्टाफ है? सोच के देखो, जो नया लोकेशन ले रहे हैं उसको तो रेनोवेट करवा रहे हैं, उसका खर्चा कौन सा है? रीमॉडलिंग कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर बोला है, ये पॉइंट अलग है, देखो सैलरीज ऑफ स्टाफ हु विल बी प्रिपेयरिंग द स्टोर बिफोर इट्स ओपनिंग एंड रिलेटेड यूटिलिटीज कॉस्ट, मतलब ऐसे लोग जो वहां पर क्या कर रहे हैं, स्टोर को ओपन करने के पहले जो भी यूटिलिटीज का जरूरत है वो सब रख रहे हैं, ठीक है, और प्रिपेयर करवा रहे हैं, उनको जो हम लोग सैलरी दे रहे हैं। अब ये कोई नया ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, देखो क्या बोल रहा है, ये ऑलरेडी सुपरमार्केट चेन जो है ये चलाते हैं, इन्होंने नया लोकेशन लिया है जिसको ये लोग रेनोवेट करवाना चाहते हैं, ठीक है, और इस वजह से 3 महीना इनका सुपरमार्केट क्लोज रहेगा। लेकिन इनका तो एक सुपरमार्केट चेन चलता है, तो वो जो भी उनके ऑलरेडी स्टाफ काम वगैरह करते हैं उनको दे के ही, ये देखो सैलरीज ऑफ स्टाफ विल बी प्रिपेयरिंग द स्टोर, मतलब जो स्टोर प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टाफ को जो सैलरी वगैरह दे रहे हैं और जो ये यूटिलिटीज कॉस्ट वगैरह जो भी इनकट हो रहा है, ये तीनों खर्चे को मैं अलग अलग बता के यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कौन सा खर्चा होगा कौन सा नहीं होगा। एक्चुअली देखो यहाँ पर हमें कैपिटलाइज्ड खर्चा कौन सा होगा, कैपिटलाइज्ड, यहाँ पर देखो कैपिटलाइज्ड कौन सा खर्चा होगा, जो हम लोग फिक्स्ड एसेट बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि देखो न्यू स्टोर लोकेशन में, न्यू स्टोर लोकेशन जो हम लोगों ने एक्वायर्ड किया वो कैपिटलाइज्ड होगा और उसको रेनोवेट करवाने का खर्चा भी हमारा कैपिटलाइज्ड होगा। लेकिन हम लोग अगर ये देखो, हम लोग जो सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को या फिर अगर कुछ रिलेटेड यूटिलिटीज कॉस्ट को इनकट करवा रहे हैं, तो सैलरी वगैरह देना क्या कैपिटलाइज्ड खर्चा होता है? अगर हम लोग स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं और यूटिलिटीज वगैरह कुछ यूज कर रहे हैं, उसका कॉस्ट इनकट कर रहे हैं, तो ये हम लोग का कैपिटलाइज नहीं होगा, ये हम लोग का रेवेन्यू खर्चा होगा। देखो कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, मैनेजमेंट शुड कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग द सुपरमार्केट बिकॉज दे आर नेसेसरी टू ब्रिंग द स्टोर टू द कंडीशन necessary for it to capable of operating in the manner intended by the management। मैनेजमेंट जैसे चाहती है उस तरह से ऑपरेट करने के लिए इनको जो भी रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन या रीमॉडलिंग का काम करवाना है, वो सारे खर्चे को ये लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। द सुपरमार्केट कैन नॉट बी ओपन विदाउट इंकरिंग द रीमॉडलिंग एक्सपेंडिचर एंड दस द एक्सपेंडिचर शुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एसेट। तो इसीलिए
जितना भी रीमॉडलिंग का खर्चा होगा वो सारा का सारा एसेट के दाम पे ऐड होगा, मतलब कैपिटलाइज्ड होगा। फिर देखो क्या बोला एक्सप्लेनेशन, हाउएवर इफ द कॉस्ट ऑफ सैलरी यूटिलिटीज एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स आर इन द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर दैट वुड बी इनकर्ड इफ द सुपरमार्केट वाज ओपन, then these costs are not necessary to bring the store to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the manager and should be expensed। समझाते क्या बोला है, एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि रीमॉडलिंग का जितना भी खर्चा है वो कैपिटलाइज्ड होगा, ठीक है, लेकिन सैलरी का खर्चा, यूटिलिटीज मतलब जरूरत के चीजों का खर्चा, एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स मतलब गुड्स रखने के लिए हम लोग अगर कुछ खर्चा करें, स्टोरेज ऑफ गुड्स आर इन द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। इसे हम लोग बिजनेस का डे टू डे का खर्चा बोलेंगे। ऑपरेटिंग का मतलब हो जाता है डे टू डे का खर्चा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? दैट वुड बी इनकर्ड इफ द सुपरमार्केट वाज ओपन, क्योंकि हमें नॉर्मल मतलब लॉजिक लगाना है। ये सब खर्चा हमें कब करना पड़ेगा? जब सुपरमार्केट ओपन होगा। देखो यहाँ पर भी विल वाला लैंग्वेज यूज किया गया था, ये नहीं बोल रहा है कि ये लोग अभी कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर हु विल वाला बात 2 बार बोला था। सैलरीज ऑफ स्टाफ हु विल बी प्रिपेयरिंग द स्टोर, जो इस स्टोर को प्रिपेयर करेंगे। कब करेंगे? मतलब देखो, 4 दीवारी बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, वो किसका काम है? वो कंस्ट्रक्शन वालों का काम है। अब इसको पूरा सजाना, मतलब अंदर में कहाँ पर क्या फर्नीचर वगैरह सारा चीज बन गया, अब कहाँ पर क्या काउंटर करेंगे, जैसे होता है ना लेडीज काउंटर, जेंट्स काउंटर, कॉस्मेटिक का काउंटर हो गया, ये वो, तो इसको कैसे करके पूरा सजाना है, कहाँ पर कौन खड़ा रहेगा, कौन कौन से सेल्स डिपार्टमेंट को संभालेगा। तो सैलरी ऑफ स्टाफ हु विल बी प्रिपेयरिंग, जो प्रिपेयर करने वाले हैं, प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं अभी, हु विल बी प्रिपेयरिंग द स्टोर बिफोर इट्स ओपनिंग, मतलब ओपनिंग के पहले स्टोर को तो सजाना पड़ेगा कि कहाँ क्या रखेंगे, कस्टमर आके क्या देखेगा, कस्टमर को दिखना चाहिए ना, यहाँ लिखा हुआ है कि ये जेंट्स सेक्टर है, ये लेडीज सेक्टर है, तो ये तो कोई ना कोई अंदर सजाता है ना स्टाफ लोग। तो वही बोल रहा है हु विल प्रिपेयरिंग द स्टोर बिफोर इट्स ओपनिंग एंड रिलेटेड यूटिलिटीज कॉस्ट, और इस तरह का जो कॉस्ट का इनकट करवाना पड़ेगा ताकि हम लोग क्या कर सके, स्टोर को मतलब सेलेबल कंडीशन में लेके आए। लेकिन क्या ये खर्चा हमारा कैपिटलाइज्ड होगा? नहीं, ये खर्चा कैपिटलाइज नहीं होगा। कैपिटलाइज तो वही खर्चा होगा जो सिर्फ एसेट को रेडी करने का खर्चा है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिल्डिंग बन गया, उसमें फ्लैट बन गया, तो वो कैपिटल खर्चा है। अब अपने घर में कहाँ बेड रखना है, कहाँ जो है अलमीरा रखना है, कहाँ क्या करना है, वो अलग बात है, वो कभी भी हमारे फ्लैट के दाम के साथ ऐड थोड़ी ना होता है। उसी तरह से एक जो है, मान लो ये जो मतलब मॉल वगैरह होता है, या फिर जैसे ये सुपरमार्केट, तो ये तो बन गया। अब कहाँ पर क्या चीज रखना है, ठीक है, जैसे कहाँ ग्रोसरी का सामान रखना है, कहाँ फूड कोर्ट होगा, कहाँ ड्रेस वगैरह रहेगा, ठीक है। तो ये सब यूटिलिटीज जितने भी है उसको अरेंज कब किया जाएगा? जब ये मतलब 4 दीवारी का बिल्डिंग बन जाएगा, उसके बाद होगा। तो ये सारे खर्चे कभी भी हम लोग का कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि ये तब किया जाएगा। इसीलिए देखो एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, however if the cost of salary, utilities and storage of goods are in the nature of operating expenditure, ये डे टू डे का खर्चा है, that would be incurred, ये incurred तभी होगा if the supermarket was open, मतलब सुपरमार्केट जब ओपन होगा तभी ना ये खर्चा किया जाएगा। then this cost are not necessary to bring the store to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management and should be expensed। लेकिन उससे एसेट का कोई रिलेशन नहीं है। एसेट तो बन जाएगा, मतलब जो बिल्डिंग है वो तो बन जाएगा, या फिर जो रूम है वो तो बन जा रहा है, उसके साथ कोई लिंक नहीं है। ये तो सिर्फ हमारा डे टू डे का खर्चा होगा, जिसको हमें एसेट मतलब जिसको हमें क्यों करना पड़ेगा, ताकि हम लोग सुपरमार्केट को क्या कर सके, मतलब अपना जो काम है वो कर सके, सुपरमार्केट को बना सके, ठीक है, मतलब चीज वगैरह बेच सके। तो चीज वगैरह लेके आके स्टॉक करके बेचना पड़ेगा, तो स्टॉक करके चीजों को रखना, स्टाफ को रखना, जो ये बेचेंगे, ये हमारा डे टू डे का खर्चा होगा। और ये जो बिल्डिंग का रेनोवेशन का काम हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, ये हमारा कैपिटलाइज्ड खर्चा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन का लैंग्वेज देख लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ था हु विल, ठीक है, तो इस तरह से समझना पड़ेगा। और वैसे भी कैपिटलाइज्ड का मतलब क्या होता है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग नया स्टोर एक्वायर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो परचेस कॉस्ट आना चाहिए, ठीक है, परचेस कॉस्ट आना चाहिए। और परचेस करते हुए कोई टैक्स होता है, रिबेट वगैरह ये सब होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग उसको जो है रेडी टू यूज कंडीशन में जो भी खर्चा करेंगे वो होगा, वो होने तक का कैपिटल खर्चा। अब उसके बाद उस जगह को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं,
एज ए सुपर मार्केट। तो सुपर मार्केट में जो भी चीजों का नीड होता है, लाइक यूटिलिटीज जो भी होता है, वो सबको लेके आके स्टाफ वगैरह को अपॉइंट करवा के बिकवाने का खर्चा हमारा ऑपरेटिंग खर्चा है, वो हम लोग का कैपिटल खर्चा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इलस्ट्रेशन 6 का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तुम लोग एक बार जरूर खुद से पढ़ोगे, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फिर याद नहीं रहेगा। फिर हो गया इलस्ट्रेशन 7। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, An amusement park has a soft opening to the public to trial run its attractions। ठीक है, तो एक amusement park है, वो क्या कर रहा है, वो अपना ओपनिंग कर रहा है पब्लिक के लिए, लेकिन ट्रायल रन के हिसाब से कर रहा है कि मतलब लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टिकट्स आर सोल्ड एट 50% डिस्काउंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पे टिकट जो है 50% डिस्काउंट में भी बिक रहा है, एंड द ऑपरेटिंग कैपेसिटी इज 80%। मतलब अगर 100 लोग उस पार्क में जा सकते हैं, बस 80 लोगों को ही एंट्री दिया जा रहा है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 80% है। द ऑफिशियल ओपनिंग डे ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क इज 3 months लेटर। ऑफिशियली ये 3 महीने बाद ओपन हो जाएगा, तब 50% डिस्काउंट वगैरह भी नहीं रहेगा। मैनेजमेंट क्लेम दैट द सॉफ्ट ओपनिंग इज अ ट्रायल रन नेसेसरी फॉर द अम्यूजमेंट पार्क टू बी इन द कंडीशन केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द इंटेंडेड मैनर। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, हम लोग ये ट्रायल रन का खर्चा क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं, इसका नाम इन्होंने सॉफ्ट ओपनिंग दिया है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ये एक ट्रायल रन का खर्चा है, जो कि बहुत ही जरूरी है ये समझने के लिए कि जो अम्यूजमेंट पार्क हमने बनाया है वो कितना केपेबल है और आगे ऑपरेट करने के लिए लोगों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। अकॉर्डिंगली द नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड। कमेंट बोल रहा है कि ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट का बात हो रहा है, मतलब ट्रायल रन का खर्चा, क्या ये कैपिटलाइज्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग शायद बोलोगे कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब तुम लोग को परचेज कॉस्ट वगैरह दिखाया था, वहां पर लिखा था कि ट्रायल रन का खर्चा जो है वो कैपिटलाइज्ड होता है। सही बात है, ट्रायल रन का खर्चा कैपिटलाइज्ड होता है, लेकिन इसका ना 2 पार्ट होता है, ये हम समझाते हैं। देखो, ट्रायल रन का खर्चा जो है ये हम लोग का 2 पार्ट होता है। कैसे, जैसे देखो जब जियो आया था, ठीक है, तो जियो ने भी ना ऐसा एक ट्रायल सेशन दिया था। कब, जब वो फ्री में दे रहा था। ठीक है, उसके बाद उसने उसे कॉमर्शियलाइज किया, मतलब पेमेंट लेने लगा। तो ट्रायल रन का खर्चा हम लोग कब कर रहे हैं, ट्रायल रन बोलो या टेस्टिंग बोलो, ये खर्चा हम लोग कब कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कैपिटल खर्चा है कि रेवेन्यू खर्चा है। ठीक है, जब तक एसेट, ये मान लो हम लोग का एसेट जो है रेडी टू यूज हो गया, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ट्रायल रन। ठीक है, उसके बाद हम लोग एसेट को कर रहे हैं कॉमर्शियलाइज। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो एसेट हुआ रेडी टू यूज इस जगह पे। ठीक है, तो एसेट रेडी टू यूज तक का जो खर्चा है वो हमारा कैपिटलाइज्ड होता है, ये हमें पता है। रेडी टू यूज के पहले तक का जितना खर्चा है कैपिटलाइज्ड होता है। अब रेडी टू यूज हो गया, उसके बाद अगर हम लोग कोई ट्रायल रन करते हैं तो ये हम लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ट्रायल रन यहाँ पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ट्रायल रन यहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रायल रन होगा, क्योंकि ऐसे पुट टू यूज नहीं हुआ, उसके पहले जितने भी ट्रायल रन होंगे वो कैपिटलाइज्ड होंगे। लेकिन एसेट रेडी है, जैसे इनका पार्क देखो, इनका पार्क जो है ना ये रेडी है, लोगों के आने के लिए रेडी है, तभी तो बुला रहे हैं लोगों को। भले ही 80% कैपेसिटी में बुला रहे हैं, भले ही 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन अगर लोग आके पार्क में आ ही नहीं सकते तो वो लोग बुलाते नहीं। मतलब क्या है कि हाँ यूज कर सकते हो, पार्क में आके घूम फिर सकते हो। ठीक है, झूला वूला झूल सकते हो। जैसे देखो हम लोग यहाँ पर जियो का जब फ्री में सिम वगैरह दिया जा रहा था, फ्री का जो उनका स्कीम था, हम लोग यूज कर पा रहे थे, मतलब उन्होंने रेडी कर लिया था ना चीज को, तभी हम लोग यूज कर पा रहे थे। तो ये क्या है, प्रोडक्ट प्रमोशन की तरह है, बोल सकते हो। ठीक है, ये ट्रायल रन जो है ना ये प्रमोशन की तरह है, मतलब फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं ना, उस तरह का हो गया कि हम लोग थोड़ा डिस्काउंट में दे रहे हैं, हम लोग पैसा ही नहीं ले रहे। उसके बाद जब हम लोग इसको कॉमर्शियलाइज कर दिए, मतलब यहाँ से इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दिए, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रेवेन्यू इनकम।
ठीक है, रेवेन्यू इनकम, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ये ट्रायल रन का खर्चा जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि जब तक एसेट जो है रेडी टू यूज पे नहीं आता है उसके पहले तक का जो भी खर्चा होता है, ट्रायल रन हो या कुछ भी हो, वो हम लोग का कैपिटलाइज होता है। लेकिन रेडी टू यूज हो गया उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। बट ये कैसा टेस्टिंग है, रेडी टू यूज के बाद कर रहे हैं, मतलब हम लोग थोड़ा सा चेक कर रहे हैं कि कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या है। लेकिन हमें पता है प्रोडक्ट हमारा रेडी है, कस्टमर का रिस्पांस चेक कर रहे हैं, उसके लिए जो है डिस्काउंट दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, ये भी ट्रायल सेशन में चल रहा है। ठीक है, ट्रायल सेशन इसको भी बोला जाता है। तो ये हम लोग का लेकिन ऑपरेटिंग खर्चा है, इसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पर ये लोग जो अम्यूजमेंट पार्क में जो टिकट 50% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं, मतलब सेल इनका हो रहा है लेकिन 50% डिस्काउंट में कर रहे हैं, तो ये इन्होंने सोचा है कि ये हमारा ट्रायल रन का खर्चा है। तो ये ट्रायल रन का खर्चा है, ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है पार्क के लिए। तो क्या ये खर्चा कैपिटलाइज्ड होगा, बताओ। मैंने इसका डिस्कशन बता दिया कि एक्चुअली कब ट्रायल रन हमारा कैपिटलाइज्ड होता है, कब नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने पहले नहीं बताया था, अभी बता दिया। मुझे इस क्वेश्चन के हिसाब से बताओ कि ये कैपिटलाइज्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। হবে না। नहीं होगा, क्योंकि एसेट पूरा रेडी टू यूज है, तभी तो लोगों को बुला रहे हैं। तो ट्रायल रन मतलब ही कैपिटलाइज्ड होगा ऐसा लेकिन बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, छोटा छोटा पॉइंट हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे अगर कुछ छूट गया है क्वेश्चन करते हुए। तो ट्रायल रन देखना पड़ेगा कि कौन से पीरियड का है। ठीक है, तो ट्रायल रन का जो खर्चा है ये डिपेंड करता है ये कौन से पीरियड का है उस पे। ठीक है, तो ये रेडी टू यूज के पहले का अगर है तो कैपिटलाइज्ड होगा, उसके बाद का अगर है तो कैपिटलाइज नहीं होगा। अब देखो आंसर कैसे लिखा हुआ है, द नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट शुड नॉट बी कैपिटलाइज। तो ये जो कॉस्ट है ये कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, बट शुड बी recognized in the statement of PL। तो एक्सपेंस दिखाने का मतलब ही PL में दिखाना है, यहाँ लैंग्वेज PL बोला है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब कहाँ पर ट्रांसफर करना होता है, PL में ट्रांसफर करना होता है। जैसे तुम लोग एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कहाँ करते हो, प्रोडक्ट होता है तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस है तो टिकट का खर्चा कम कर दिया। ठीक है, तो जैसे सिम जो है फ्री में दे रहा था, नेट फ्री में यूज करने के लिए दे रहा था, तो ये सब उनका क्या था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था। तो ये कहां पर जाना चाहिए, ये पीएल में जाना चाहिए। इवन दो इट इज रनिंग कॉस्ट, इवन दो इट इज रनिंग एट लेस देन फुल ऑपरेटिंग कैपेसिटी, इन दिस केस 80% ऑफ द ऑपरेटिंग कैपेसिटी, बोल रहा है कि ये यहाँ पर वैसे तो अपने फुल कैपेसिटी से कम पे काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर 80%, देयर इज अ सफिशिएंट एविडेंस दैट द अम्यूजमेंट पार्क इज केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। हाँ ठीक है, आप लोग 80% लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को बुला सकते हैं तभी ना बुला रहे हैं। मतलब जैसे आप लोगों का मन था कि मैनेजमेंट जैसे ही इस पार्क को ऑपरेट करना चाहती है, ये पार्क उस सिचुएशन में पहुंच गया है, भले ही आप लोग 80% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो। जैसे देखो जियो का सिम ये लोग फ्री में दे रहे थे, नेट का सुविधा फ्री में दे रहे थे, वो दे रहे थे, वो उनका पॉलिसी था। ठीक है, वो उनका पॉलिसी था कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन वो रेडी टू यूज था तभी ना पब्लिक में पब्लिश किया गया। ठीक है, कि हाँ ऐसा एक स्कीम, मतलब जियो ने, मतलब जो रिलायंस की तरफ से ऐसे जियो जो मतलब ऑपरेट हो रहा है, तो ये अगर वो रेडी नहीं कर लेते तो क्या हमें ऑफर कर सकते, नहीं कर सकते। वैसे ही अगर पार्क रेडी टू यूज नहीं होता है तो 80% लोगों को भी बुला के क्या करेंगे, भले ही 80% लोगों को बुला रहे हो, भले ही 100% को नहीं बुला रहे हो, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन
हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी चला गया है। यस हेलो, मैम। अच्छा ठीक है, देख लो एक बार, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चला गया है ना, इसीलिए। रिकॉर्डिंग बंद हो गया ना? नहीं, चल रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग तो चल रहा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर है? हाँ, स्क्रीन यस मैम। शेयर है। देख लो तुम, हाँ देख लो, तुम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि मेरे तरफ से तो मुझे तो शो कर रहा है, स्क्रीन भी दिख रहा है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है, ठीक है। अच्छा, तो करंट तो चला गया है, बीच में अगर आ जाएगा तो फिर से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, अब जो बता रहे थे उसको कंप्लीट करें। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि भले ही जो है आप लोग ये बता रहे हो कि आप लोग 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हो, बट ये एक सफिशिएंट एविडेंस है दैट जो अम्यूजमेंट पार्क है वो ये लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट ने जैसा सोचा था वैसा हो चुका, रेडी टू यूज हो चुका है। अब 80% कर रहे हो वो अपना मैटर है। जैसे जियो का वही वाला चीज फ्री में दे रहा था, फिर उसी को पेड किया, उसमें कोई चेंज थोड़ी ना किया, मतलब वो रेडी टू यूज था। देयरफॉर दिस कॉस्ट आर स्पेसिफिक टू स्टार्टअप एंड देयरफॉर शुड बी एक्सपेंस्ड एज इनकर्ड, ठीक है। तो ये कॉस्ट को क्या किया जाता है? ये कॉस्ट बोल रहा है स्टार्टअप कॉस्ट है, एंड देयरफॉर शुड बी एक्सपेंस्ड, इसे एक्सपेंस्ड बोल के रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब पीएल में चार्ज किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका कंसेप्ट। अब अपने हिसाब से तुम लोग समझ के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एन एक्सचेंज, अच्छा ये कुछ दूसरे क्वेश्चन का आ गया लग रहा है। अच्छा, हाँ ये कोई दूसरे क्वेश्चन का आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग, ये कितना नंबर था? नंबर भी इधर उधर हो गया क्या? ये था हम लोग का इलास्ट्रेशन 7, नहीं ठीक है, इलास्ट्रेशन 7। अब हम लोग पढ़ेंगे इलास्ट्रेशन 8, ठीक है। इलास्ट्रेशन 8 देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। इलास्ट्रेशन 8 में बोला है, एंटिटी ए एक्सचेंज लैंड विथ अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख फॉर कैश ऑफ 20 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 25 लाख। इसका मतलब क्या है? एक मिनट, यहाँ पर यहाँ पर बोल रहा है कि एक एंटिटी ए है जो एक्सचेंज कर रहा है। मतलब कौन सा वाला पॉइंट आ रहा है पता है? एक्सचेंज वाला पॉइंट। मतलब लास्ट दिन जो हम लोगों ने सीखा था, हम एक बार दिखा देते हैं वो वाला पेज। एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज वाला पॉइंट में हमें ये देखना था कि फेयर वैल्यू हम लोग आइडेंटिफाई कर पा सब्सटेंस होना चाहिए। हेलो, आवाज आ रहा है? देखो, हेलो। यस एक्चुअली ठीक है, चलो सब ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग एक्सचेंज वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या बोल रहा है। एंटिटी ए ने एक्सचेंज किया है लैंड को, लैंड एक्सचेंज किया है जिसका बुक वैल्यू था 10 लाख। तो ये लैंड का बुक वैल्यू क्या था? 10 लाख। यहाँ पर ना क्वेश्चन समझना जरूरी है। इलास्ट्रेशन 8 यहाँ पर दिखाते हैं, देखो एंट्री करोगे तो तुम लोग खुद ही आंसर समझ जाओगे कि आंसर हम लोग का क्या होना चाहिए। इलास्ट्रेशन 8, लैंड एक है जिसका बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मतलब जिसपे ये रिकॉर्डेड है, बुक वैल्यू कितना है? 10 लाख। ये 10 लाख वाले एसेट को एक्सचेंज किया जा रहा है और इसके बदले क्या लिया जा रहा है? कैश 20 लाख। ये हम लोग किसी को दे रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग दे रहे हैं, ये गिवन हो रहा है। और इसके बदले एसेट दे रहे हैं तो इसके बदले मिल क्या रहा है? ठीक है, तो टेकन क्या है? टेकन दो फॉर्म में है, एक है कैश, देखो लिखा हुआ है कैश ऑफ 20 लाख, कैश मिल रहा है 20 लाख, एंड प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख, और इसके बदले हम लोग ले रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख। मतलब लैंड दे रहे हैं, उसके बदले लिया जा रहा है प्लांट मशीनरी और कैश, ये दो चीज लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज हो रहा है, लैंड के बदले ये दो चीज मिल रहा है। एक्सचेंज पे मोर देन वन चीज हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ता है? 2 से 3 भी ले सकते हैं। तो एक्सचेंज तो हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ लिख दिया है एक्सचेंज
अब बोल रहा है व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव्ड, जो एसेट हम लोग रिसीव्ड कर रहे हैं उसका कॉस्ट बताओ। मतलब प्लांट एंड मशीनरी का एसेट, मतलब फिक्स्ड एसेट का बात हो रहा है ना। बोल रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट को कौन से दाम पे हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कंसीडर दैट द ट्रांजैक्शन हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर देखो कॉमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं कैसे पता चलेगा, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई that there is commercial substance, then follow the question, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर क्वेश्चन बता दिया है कि कॉमर्शियल सब्सटेंस है तब कॉमर्शियल सब्सटेंस है। ठीक है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन, अगर कुछ नहीं बताए देन ऑलवेज एज्यूम देयर इज कॉमर्शियल सब्सटेंस। मतलब कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ये कब माना जाएगा, जब क्वेश्चन बताएगा कि कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। बाकी अगर बता दिया कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कॉमर्शियल सब्सटेंस है। अगर कुछ नहीं बताया है तो भी कॉमर्शियल सब्सटेंस है। तो कॉमर्शियल सब्सटेंस कब नहीं है, जब कुछ बता देगा कि कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तभी सिर्फ मानेंगे कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस होता है तो एक्सचेंज के केस में कौन सा वैल्यू हमारा एसेट का कॉस्ट माना जाएगा। एक्सचेंज के केस में अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस है, ये देखो द अबव क्राइटेरिया इज फॉलोड ओनली इफ द ट्रांजैक्शन हैज ए कॉमर्शियल सब्सटेंस। अब इस क्वेश्चन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है हमारा, तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, ये दोनों में से जो मोर रिलायबल होगा उसी पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो एसेट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखो इसका एंट्री क्या बनता है। जब हम लोग ऐसे करके कुछ परचेज कर रहे हैं तो इसका एंट्री क्या बनेगा, परचेजर के बुक्स में एंट्री क्या होगा, उसके पास पैसा आएगा कितना, 20 लाख। प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा कितने का, 25 लाख। और चला क्या गया, लैंड 10 लाख। और बाकी गैप को क्या दिखाएंगे, बाकी जो गैप रह गया उसको क्या बोल के रिकॉर्ड करना चाहिए। ये टू साइड में ही तो आ रहा है, कितने का गैप आ रहा है यहाँ पर 25 का, नहीं 25 नहीं 35। ठीक है, 35 का गैप आ रहा है। इस 35 के गैप को क्या बोल के रिकॉर्ड करोगे, क्या लग रहा है, जो एसेट ये मिला और ये दिया गया, 10 लाख का चीज देके हमें हम लोगों ने 45 लाख लिया, इन फॉर्म ऑफ कैश 20 लाख, इन फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट 25 लाख। तो ये जो डिफरेंस है ये कहां पर जाएगा बोलो, अगर जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो लॉजिक लगाओ, बोलो ये कहां पर जाएगा। सोचो ना, किसी को जमीन बेच रहे हो 10 लाख का और उससे 20 लाख नगद ले लिया और मशीन ले लिया 25 लाख का, तो 35 लाख का क्या हुआ। बोलो 35 लाख का क्या हुआ। अरे बोलो 35 लाख का क्या हुआ। सेल परचेस करने से क्या होता है, बोलो 35 लाख का क्या हुआ। देखो कोई कुछ भी नहीं बोल रहे हो, 35 लाख का क्या हुआ रे बाबा, 35 लाख का क्या होगा। तुम लोग को आवाज तो आ रहा है ना, बोलो या ना बोलो, नहीं तो कभी कभी क्या होता है रिकॉर्डिंग वगैरह गड़बड़ हो जाता है। आवाज आ रहा है, यस मैम। हाँ तो बोलो 35 लाख को क्या रिकॉर्ड करोगे। अरे कभी सेल परचेज नहीं कियो, कितना बार एसेट सेल परचेज डेप्रिसिएशन नहीं कियो, तो इसमें क्या होगा, 35 लाख को क्या बोलोगे। हे भगवान, प्रॉफिट पीएल में नहीं ट्रांसफर करोगे, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो तुम लोग। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, इतने का प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या है, हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर
कि जो एसेट हम लोगों ने लिया उसका हमारा फेयर वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव्ड, तो जो एसेट रिसीव्ड हुआ वो कितने पे रिकॉर्ड हुआ वही उसका फेयर वैल्यू होना चाहिए, है ना। तो जर्नल एंट्री मैंने क्यों सिखाया, इससे तुम लोग इजीली बोल सकते हो कि फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट टेकन क्या होगा। तो एसेट टेकन, एसेट ये करंट एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट है, तो यहाँ पर ये 10 पढ़ रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट का बात हो रहा है, तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू ये वाला 25 लाख हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब लैंड में प्रॉफिट ऐड हुआ था तभी तो लैंड 45 लाख का बिका, 35 लाख का प्रॉफिट कमा लिया गया। तो प्लांट मशीनरी कितने में रिकॉर्ड होगा, 25 लाख से रिकॉर्ड होगा। देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो सोल्यूशन में, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, since the transaction has commercial substance, the plant and machinery would be recorded at 25 lakh, which is equivalent to the fair value of the land. लैंड का फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू। अब 10 लाख का लैंड कोई पागल तो नहीं है कि 45 लाख में खरीद लेगा, मतलब ये दोनों अमाउंट का टोटल, तो इसका फेयर वैल्यू मार्केट में 45 लाख ही चल रहा होगा। 10 लाख का लैंड, ये इसका बुक वैल्यू है। लैंड में तो डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होता है ना, डिप्रिसिएशन तो होता नहीं है, तो इन्होंने बुक वैल्यू लैंड का 10 लाख दिखाया, जब बेचा तो ये मिला, तो ये इतना ज्यादा पैसा क्यों मिल रहा है, मतलब ये तो बुक वैल्यू है लेकिन फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू 45 लाख ही है, तभी तो लोग 20 लाख कैश दे दिए, 25 लाख का जो है प्लांट मशीनरी दे दिया। तो कैश के साथ तो कोई लिंक नहीं है क्योंकि वो हमारा एक्सचेंज फॉर्मेट में एप्लीकेबल नहीं होगा, वो करंट एसेट है। तो एक्सचेंज फॉर्मेट अगर देखो तो प्लांट मशीनरी का ही होगा। तो बोल रहा है एक्सचेंज करते हुए जो एसेट हम लोगों ने रिसीव किया उसका फेयर वैल्यू देखो, तो उसका फेयर वैल्यू क्या होगा, जो लैंड का फेयर वैल्यू है, लैंड का फेयर वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर देखो ये बुक वैल्यू है, यहाँ पर ऐसे समझना चाहिए, लैंड का बुक वैल्यू इतना है, फेयर वैल्यू फिर कितना हो गया, फेयर वैल्यू हो गया 45 लाख, ठीक है। तो और प्लांट मशीनरी का कितना हो गया 25 लाख, विच इज मोर रिलायबल। एक्चुअली यहाँ तो 20 लाख जो है कैश में मिला, तो 25 लाख से ही रिकॉर्ड होगा। ये देखो यहाँ पर विच इज इक्विवेलेंट टू द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड 45 लाख, 45 लाख फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड लेस द कैश रिसिप्ट, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, ये करंट एसेट है, ठीक है। तो 20 लाख इसमें से लेस कर देंगे, तो फेयर वैल्यू 45 लाख लेस 20 लाख, ठीक है। लैंड का फेयर वैल्यू 45 लाख और प्लांट मशीनरी का फेयर वैल्यू कितना आएगा, प्लांट मशीनरी का फेयर वैल्यू आ जाएगा 45 लाख, जो लैंड का फेयर वैल्यू है माइनस 20 लाख, यानी यहाँ पर हो जाएगा 25 लाख, ठीक है। ये देखो यहाँ पर उसी से रिकॉर्ड होगा, एंट्री करोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा कितने से रिकॉर्डेड होना चाहिए। अच्छा, अब इलस्ट्रेशन 9, फिर से ऐसा ही एक क्वेश्चन है। यहाँ पर एंटिटी ए एक्सचेंज कार एक्स विथ ए बुक वैल्यू ऑफ 13 लाख एंड ए फेयर वैल्यू ऑफ 13 लाख 25,000 फॉर कैश ऑफ 15,000 एंड कार वाई विच हैज ए फेयर वैल्यू ऑफ 13 लाख 10,000। क्या क्या बोला है देखो, द एंटिटी ए एक्सचेंज कार एक्स को एक्सचेंज किया जा रहा है जिसका बुक वैल्यू है 13 लाख। पहले हम लिख लेते हैं, देखो इलास्ट्रेशन 9, दो कार है, कार एक्स और कार वाई, इस तरह से नाम दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कार एक्स जिसका बुक वैल्यू है कार एक्स जिसका बुक वैल्यू है 13 लाख, कार एक्स जिसका बुक वैल्यू है 13 लाख एंड फेयर वैल्यू ऑफ 13 लाख 25,000 फॉर कैश ऑफ 15,000। अच्छा, फेयर वैल्यू एंड कैश 15,000, फेयर वैल्यू कैश के साथ है, ठीक है। फेयर वैल्यू फिर बोल रहा है इस कार को एक्सचेंज करना है कार वाई के साथ शायद, ठीक है, इसीलिए कार वाई का नाम दिया है, कार वाई विच हैज ए फेयर वैल्यू 13 लाख 10,000, इसका फेयर वैल्यू है 13 लाख 10,000 कार्रवाई का। आगे पढ़ते हैं, द ट्रांजैक्शन लैक्स कॉमर्शियल सब्सटेंस, इसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब हम लोग का 3 पॉइंट था, आर ए और टी, ठीक है। आर ए और टी हम लोग का कॉमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं वो समझाता था, तुम लोग को याद है कि नहीं, देखो हम दिखा देते हैं। आर ए टी ये 3 पॉइंट था यहाँ पर, ये देखो रिस्क, अमाउंट,
टाइम, रिस्क अमाउंट और टाइम, ठीक है, RAT, रिस्क अमाउंट और टाइम, ये तीन चीज के बारे में हमें समझना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो हमें डायरेक्टली ही क्वेश्चन में बता देगा कि कॉमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं। लैक्स ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस मतलब कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। एज द कंपनीज कैश फ्लो आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज। कॉमर्शियल सब्सटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि कैश फ्लोज में कोई चेंजेस नहीं दिखेगा हमें। इट इज इन द सेम पोजीशन एज इट वाज बिफोर द ट्रांजैक्शन। बोल रहा है कार वाई लेने से इनका कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस में चेंजेस नहीं आएगा, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, इसीलिए नो कॉमर्शियल सब्सटेंस कंसीडर्ड किया जा रहा है। व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट एसेट रिसीव, जो एसेट रिसीव किया गया उसका मेजरमेंट मतलब उसको कैसे बुक में रिकॉर्ड करें। तो हम लोग का रूल्स क्या था? रूल्स ये था कि अगर हम लोग कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो जो एसेट गिवन है उस पे रिकॉर्ड होना चाहिए। देखो मैंने लिखवा दिया था लास्ट दिन, देखो कॉमर्शियल सब्सटेंस मीन ये हो गया यहाँ पर, इफ देयर इज नो कॉमर्शियल सब्सटेंस तब क्या होगा? बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप, जो एसेट गिवन अप हो रहा है उसके वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे या कैरिंग अमाउंट पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अपना जो एसेट ले रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर एसेट गिवन कौन सा है? ये वाला। एसेट टेकन कौन सा है? ये वाला। ये तो मैं क्वेश्चन ही बता रहा ना कि ये वाला है। पहले इसका एंट्री करके देखो। तो जब हम लोग ये एसेट दे रहे हैं तो 2 कार एक्स हो जाएगा। कितने का है ये एसेट? 13 लाख का। और इसके बदले ले क्या रहे हैं? कार वाई, जिसका फेयर वैल्यू है कितना? 13,10,000, ठीक है, जिसका फेयर वैल्यू है 13,10,000। लेकिन ये ले रहे हैं कैसे? देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कैश। ये देखो यहाँ पर क्या बोला है? एंटिटी एक्सचेंज कार एक्स विद बुक वैल्यू ऑफ 13 लाख। 13 लाख का कार इनके पास से चला जाएगा, ठीक है, 13 लाख का कार इनके पास से चला जाएगा। एंड ए फेयर वैल्यू ऑफ 13,25,000 फॉर कैश ऑफ 15,000 एंड ए कार वाई विच हैज ए फेयर वैल्यू ऑफ 13,10,000। अच्छा, इसी का फेयर वैल्यू बता रहे हैं, एंड ए फेयर वैल्यू ऑफ 13,25,000। ये देखो इसका बुक वैल्यू, इसका फेयर वैल्यू इसी कार का, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बताया है अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये लैंग्वेज थोड़ा सा पढ़ के समझना पड़ेगा। ये जो एक्सचेंज हो रहा है कार एक्स, उसका बुक वैल्यू इतना है और फेयर वैल्यू अब इतना है। अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है फॉर कैश ऑफ 15,000, ठीक है, ये लैंग्वेज थोड़ा सा अलग तरीके से है। तो यहाँ पर कॉमा नहीं दिया है, पता नहीं मुझे उतना कॉमा देना चाहिए क्या नहीं, उतना हम भी तो नहीं बोल सक रहे, लेकिन फिलहाल देखो सेंटेंस पढ़ के समझ में जो आ रहा है, ए एक्सचेंज कार एक्स विद ए बुक वैल्यू ऑफ 13 लाख एंड ए फेयर वैल्यू ऑफ 13,25,000 फॉर कैश, कैश के वजह से एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। कितना कैश देके? 15,000। तो ये एक्सचेंज में क्या दे रहे हैं? कैश गिवन, ठीक है, कैश गिवन। तो इसका मतलब कार इनका चला जाएगा, कितना? कार एक्स चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है फॉर कैश ऑफ 15,000 एंड कार वाई हैज ए फेयर वैल्यू ऑफ 13,10,000, और कार वाई का जो फेयर वैल्यू है वो 13,10,000 है। द ट्रांजैक्शन लैक्स कॉमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। हम लोग को बोला है इस केस में हमें जो कॉस्ट रिसिप्ट, जो एसेट रिसिप्ट किया उसका फेयर वैल्यू हमें बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो देखो कैसे एंट्री होगा। तो कार एक्स चला गया और क्या लिया है हम लोगों ने? कैश लिया है। कैश कितना है? 15,000 का, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है ना एक्सचेंज में कैश ऑफ 15,000 एंड कार वाई। हम लोगों ने एक्सचेंज जो किया है उसमें हम लोगों ने क्या लिया है? ए एक्सचेंज कार एक्स फॉर कैश ऑफ 15,000, ठीक है। ये लैंग्वेज फिर से बता रहे हैं, देखो यहाँ लैंग्वेज में थोड़ा सा जो है पढ़ के समझना पड़ेगा इंग्लिश को। एंटिटी एक्स एक्सचेंज कार एक्स, ठीक है, जिसका बुक वैल्यू है 13,000, जिसका फेयर वैल्यू है 13,25,000, एक्सचेंज किया है फॉर कैश ऑफ 15,000, एक्सचेंज करके 15,000 लिया, और कार वाई लिया जिसका फेयर वैल्यू है 13,10,000। ये लैंग्वेज ये बता रहा है, ठीक है। तो एक्सचेंज करके इनके पास कैश आ गया और कार वाई आ गया। तो कार वाई को कितने से रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि हमें कैश का वैल्यू आंसर बता रहे हैं, 13,25,000 में 15,000 इंक्लूडेड नहीं है, ये अलग से बताया है ना।
ये अलग से बताया है यहाँ पर, इसीलिए देखो लैंग्वेज को हम बार बार पढ़ने बोल रहे हैं एक बार। ये जो है 13,25,000 ये तो फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू मतलब ये जो एंटिटी ए है उसने अपना बुक वैल्यू 13 लाख दिख रखा है, लेकिन मार्केट में उसी कार का वैल्यू 13,25,000 चल रहा है, उसे बोलते हैं फेयर वैल्यू। ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू चल रहा है। जैसे शेयर 100 रुपए में खरीदा था लेकिन उसका मार्केट वैल्यू चल रहा है 125, तो ये क्या है, ये है हम लोगों का बुक वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर वही चीज हो रहा है, तो इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। पहला बात है ये पे कर रहा है, ठीक है, ये देखो ये जो कार वाई दे रहा है ना वो ये पैसा पे कर रहा है, और कार एक्स जो दे रहा है वो ये पैसा ले रहा है। देखो पढ़ के क्या बोला है, एंटिटी एक्सचेंज कार एक्स, और आगे का अगर कुछ भी नहीं पढ़ो तो यहाँ पर for cash of 15,000 and car Y which has a fair value of 13,10,000। कार एक्स को देख के कार वाई ले रहा है और कैश ले रहा है, तो कार एक्स को देख के कार वाई और कार एक्स को देके कार वाई और कैश मिल रहा है, तो ये इसमें इंक्लूडेड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कार वाई का वैल्यू कितना होगा, ये दोनों का गैप निकालो। ठीक है, ये दोनों का गैप निकालेंगे तो माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 13 लाख माइनस 15,000, तो ये 75,000। 12,85,000। ठीक है, तो इस पे रिकॉर्ड होना चाहिए, इस तरह से निकलेगा, इसीलिए एंट्री करना चाहिए। एंट्री में क्या है, ज्यादा कुछ हमें समझने का जरूरत नहीं। हम लोग एंट्री में क्या लिखेंगे, कौन सा एसेट आया कौन सा गया। अगर कोई कैश है उसे लिख डालो, क्योंकि कैश का कोई 2-3 वैल्यू नहीं होता। जैसे एसेट का फेयर वैल्यू होगा, बुक वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। कैश में कैश का जो भी वैल्यू है वो लिख डालो। तो ये देखो कैश इतना मिला, कार एक्स दे दिया, तो कार वाई को ये कितने में रिकॉर्ड करेगा, जो ले रहा है वो क्या सोचेगा, मेरा 13 लाख का एसेट गया। ठीक है, मेरे पास से मेरा 13 लाख का एसेट गया, क्योंकि ये उसके बुक में 13 लाख से ही डेबिट हो रखा था, तो जाएगा तो 13 लाख से ही क्रेडिट करेंगे। मैंने 15,000 लिए, ठीक है, मैंने 15,000 लिया और कार वाई लिया, तो 15,000 लिया 13 लाख के बदले, तो ये दोनों का डिफरेंस 12,85,000। अब यहाँ पर देखो कैसे आंसर कर रखा है, ये देखो यहाँ पर बोला है द एंटिटी रिकॉग्नाइजेस द एसेट रिसीव्ड एट द बुक वैल्यू ऑफ द कार एक्स। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, कार एक्स के बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर बुक वैल्यू लिया है। क्यों, क्योंकि हमें एक्सचेंज ये बता रहा है अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो जो एसेट गिवन है उसके बुक वैल्यू से ही रिकॉर्डिंग करना चाहिए। ये देखो मैंने दिखा दिया ना, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर याद दिला देते हैं, बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप। तो एसेट गिवन अप कौन सा है भाई, कार एक्स है। ठीक है, एसेट गिवन अप कौन सा है, कार एक्स है, उसका बुक वैल्यू कितना है 13 लाख, तो उसके हिसाब से हमारा एंट्री होना चाहिए, ये पॉइंट ये बताता है। तो यहाँ कार को हम लोग 13 लाख से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 13,25,000, इससे नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस होता तो ये फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डेड होता। ठीक है, तो कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, वही चीज बता रहा है। द एंटिटी रिकॉग्नाइजेस द एसेट रिसीव्ड एट द बुक वैल्यू ऑफ द कार एक्स एज देयर इज नो कॉमर्शियल सब्सटेंस, ऐसे लिख सकते हो। देयरफॉर इट रिकॉग्नाइजेस कैश ऑफ 15,000, ये 15,000 कैश का एंट्री कर देंगे, और कार वाई एस पीपी, कार वाई को अपना पीपीई में रिकॉर्ड कर देंगे विद द कैरिंग वैल्यू ऑफ 12,85,000। अब ये कैसे आया, इन्होंने तो लैंग्वेज में लिख दिया, लेकिन हम लोग देखो एंट्री से इजीली समझ सकते हैं कि कैसे 12,85,000 आया। तो बचा हुआ जो वैल्यू उसी पे कार को रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें कैसे कंपेयर करना है, अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, जो एसेट गिवन है उसका फेयर वैल्यू से एसेट को रिकॉर्ड करो, और बाकी जो वैल्यू आएगा, मान लो अगर कैश नहीं होता, अगर हम लोग कैश रिकॉर्ड रिसीव नहीं करते तो कार वाई का वैल्यू कितना हो जाता, ये 13 लाख ही हो जाता, फिर कार वाई का वैल्यू 13 लाख ही हो जाता, अगर हम लोगों ने कुछ हिस्से से कैश नहीं लिया हुआ होता। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल हो जाता दोनों वैल्यू, लेकिन कैश लिया है तो कैश को हटा के बाकी जो बचेगा उस पे जो है कार्रवाई रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 9 का आंसर इस तरह से होगा। फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब ये जरूरत वाला कोई चीज नहीं है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया, हम हटा देंगे। ठीक है, ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये पॉइंट दूसरा आ गया, इसको हटा देंगे, ये भी नहीं चाहिए हमें। अच्छा, अब देखो इलस्ट्रेशन 10। ठीक है, हम लोगों ने 7, 8, 9, 10, हाँ इलस्ट्रेशन 10 करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, ये क्लास ऑफ एसेट के लिए है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 10, यहाँ पर भी एक पॉइंट हम एक बार बताएंगे ताकि तुम लोग को आंसर देने में आसानी हो। लास्ट दिन भी मैंने क्लास ऑफ एसेट बताया था, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल्स में बताते हैं, जैसे मैंने ट्रायल रन वाला बताया ना, तो तुम लोग को समझने में आसानी हो जाएगा।
यहाँ पर लिखते हैं क्लास ऑफ पीपीई। इसका मतलब एक्चुअली इसको अगर डिटेल्स में देखें तो इसका मतलब होता है एक क्लास ऑफ पीपीई इज अ ग्रुपिंग ऑफ एसेट ऑफ ए सिमिलर नेचर। ये तो मैंने बताया था सिमिलर नेचर का, जैसे मान लो बिल्डिंग जो है वो एक नेचर, जितने भी बिल्डिंग है, जितने भी हमारे मान लो प्लांट मशीनरी है, जितने भी फर्नीचर फिक्सचर है, सिमिलर नेचर एंड वो नहीं बताया था, एंड यूज्ड इन ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, तो उसके एक्टिविटी के हिसाब से भी उसे क्लास में डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने नहीं बताया था, तो ये बता देते हैं। तो क्लास ऑफ एसेट का मतलब सिर्फ सिमिलर नेचर होने से नहीं होगा, एंड उसके साथ साथ सेम ऑपरेशंस के लिए यूज हो रहा है वैसा भी होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो एक एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सेपरेट क्लास। जैसे लैंड, बिल्डिंग, ऐसे लिख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, और क्या हो सकता है, फर्नीचर फिक्सचर लिख देते हैं, CDEFG, फर्नीचर फिक्सचर। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस में लगने वाले इक्विपमेंट, बियरर प्लांट। ठीक है, अब देखो जैसे ये तो मैंने दिखा दिया सिमिलर नेचर का, जैसे मान लो सारे लैंड एंड बिल्डिंग, सारे मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब होता है जिस लैंड पे बिल्डिंग भी बना हुआ है। ठीक है, वो होता है लैंड एंड बिल्डिंग। मशीनरी ये एक क्लास ऑफ एसेट, शिप्स ये एक क्लास ऑफ एसेट, एयरक्राफ्ट ये एक क्लास ऑफ एसेट, मोटर व्हीकल ये क्लास ऑफ एसेट, फर्नीचर फिक्सचर ये, जैसे लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर फिक्सचर एक बात नहीं है, मोटर व्हीकल बियरर प्लांट एक बात नहीं, ये तो हो गया सिमिलर नेचर। और यूज्ड इन ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज, यूजेस कैसे आइडेंटिफाई होगा उसके हिसाब से भी देखना है। जैसे देखो लैंड बिल्डिंग जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पस पे भी यूज हो सकती है। इंडस्ट्रियल पर्पस का मतलब है जहां पर मान लो फैक्ट्री वगैरह लगा हुआ है, या फिर ऑफिस पर्पस पे भी यूज हो सकता है वो लैंड एंड बिल्डिंग जहां पर स्टाफ बैठ के काम करता है। ठीक है, वो हो सकता है। ठीक है, या फिर रेसिडेंशियल भी हो सकता है जहां पर मान लो उनको रेंट वगैरह में रहने का फैसिलिटी करके दिया गया है। अब इसमें देखो काम के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो गया, तो पीपी क्लास ऑफ पीपी का मतलब सिर्फ सारे लैंड एंड बिल्डिंग का बात नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग में भी क्लासिफिकेशन हो सकता है उनके एक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है, मतलब ऐसा लैंड एंड बिल्डिंग जो ऑफिस पर्पस के लिए यूज होता है, जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होता है, जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से उनके एक्टिविटी के हिसाब से भी हम लोग इसको अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास ऑफ एसेट का मतलब सिर्फ जो है मशीन और फर्नीचर फिक्सचर दो अलग अलग क्लास ऑफ एसेट, ऐसे नहीं, मशीन में भी अलग अलग क्लास ऑफ एसेट्स हो सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे कि ये पॉइंट मैंने क्यों बोला। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इलास्ट्रेशन 10 में एंटिटी ए इज ए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, ये एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। इट ओन्स ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सच एज फैक्ट्रीज एंड वेयरहाउस एंड ऑफिस बिल्डिंग, तो इनके पास बहुत सारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल काम होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री जहां पर प्रोडक्शन होता है, वेयर हाउस जहां पर स्टोर किया जाएगा जो भी प्रोड्यूस गुड्स वगैरह है। ठीक है, और ऑफिस बिल्डिंग भी है। तो बिल्डिंग में ये सारे अपने अपने एक्टिविटी के हिसाब से इन्होंने बिल्डिंग में भी 3 क्लासिफिकेशन करके रखा है। इन सेवरल कैपिटल सिटी, अलग अलग शहर में इस तरह से इनका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आर लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल जोन्स। ठीक है, ये बिल्डिंग जो है इंडस्ट्रियल जोन पे ही बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी बना नहीं सकते हैं। फैक्ट्री वगैरह क्योंकि पॉल्यूशन होता है ना, तो ऐसा नहीं कि शहर के बीच में बना दिया, वैसे फैक्ट्री गांव वगैरह में होता है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी बना दिया, तो इंडस्ट्रियल जोन पे
पे बनाया जा सकता है, ठीक है, इसमें फैसिलिटीज वगैरह भी होता है, जो भी हो। वेयर एज द ऑफिस बिल्डिंग, अच्छा, और इनका और भी एक बिल्डिंग कैटेगरी आ रहा है, ऑफिस बिल्डिंग आर इन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटीज, वो बिजनेस के वो सिटीज के सेंट्रल पार्ट में है, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग, क्योंकि इसमें उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंटिटी एज मैनेजमेंट वांट टू अप्लाई द रिवैल्यूएशन मॉडल एज पर A10 टू द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग। अब इनके जो मैनेजमेंट है, एंटिटी ए में जो मैनेजमेंट है, वो A10 के हिसाब से रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं। हम लोगों ने 2 मॉडल पढ़ा था लास्ट दिन, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल क्या होता है, एसेट का कॉस्ट से डेप्रिसिएशन लेस कर दो, फिर बचे हुए वैल्यू से डेप्रिसिएशन लेस कर दो अगर WDV कर रहे हो, अगर ओरिजिनल कॉस्ट कर रहे हो तो इसी पे डेप्रिसिएशन लगाते जाओ। दैट इज द कॉस्ट मॉडल जो हम लोग बचपन में करते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब क्या होता है कि एसेट को रिवैल्यूट किया जाता है फेयर वैल्यू के साथ, फिर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है टू द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, but continue to apply the historical cost model to the industrial building। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में ये लोग चाहते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल यूज करें, मतलब कॉस्ट मॉडल एक ही बात है, कॉस्ट मॉडल का ही एक नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल। और ये लोग चाहते हैं कि ऑफिस बिल्डिंग जो है वहां पर कौन सा मॉडल यूज करें, रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल ऑफिस बिल्डिंग में यूज करें। स्टेट वेदर इट इज एक्सेप्टेबल, क्या AS10 के हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो क्या बताओगे AS10 के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये दोनों अलग अलग क्लास ऑफ एसेट हो रहा है, ये बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग है, लेकिन मैंने अभी तुम लोग को सिखाया कि क्लास ऑफ एसेट का मतलब ये बिल्डिंग देख के बोलोगे सेम क्लास ऑफ एसेट है, नहीं, इसका एक्टिविटी देखो, ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, ये ऑफिस बिल्डिंग है, तो ये डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है कि सेम क्लास ऑफ एसेट है, पहले ये डिसाइड करो, तभी ना बोलोगे। अगर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है तो अलग अलग मॉडल यूज कर सकता है, अगर सेम क्लास ऑफ एसेट लग रहा है तो अलग अलग मॉडल यूज नहीं कर सकेगा। ये तो हम लोगों ने लास्ट दिन ही पढ़ लिया था। अब अभी मैंने जो नया तुम लोग को बताया उसके हिसाब से मुझे बोलो कि ये दोनों सेम क्लास ऑफ एसेट है कि डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है। अगर सेम क्लास ऑफ एसेट है तो 2 अलग अलग मॉडल नहीं चलेगा, और अगर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है तो 2 अलग अलग मॉडल चलेगा। तो क्या लगता है, डिफरेंट है कि सेम है? बोलो, डिफरेंट क्लास ऑफ मॉडल है कि सेम क्लास ऑफ मॉडल है? देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, डिफरेंट ही माना जाएगा, क्योंकि एक्टिविटी के हिसाब से इन्हें डिफरेंट माना जाता है। देखो क्या लिखा है, एंटिटी एज मैनेजमेंट कैन अप्लाई द रिवॉल्यूशन मॉडल ओनली टू द ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग में इंडस्ट्रियल क्या बोलते हैं उसे, रिवॉल्यूशन मॉडल जो कि इन्होंने सोचा था वो यूज कर सकते हैं। द ऑफिस बिल्डिंग कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग तो है लेकिन ऑफिस बिल्डिंग और जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है वो दोनों जो है अलग होते हैं, ठीक है, इन टर्म ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के हिसाब से अगर क्लासिफाई करो तो अलग है, हालांकि दोनों ही बिल्डिंग है। तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल पर्पस, ऑफिस पर्पस, रेसिडेंशियल पर्पस पे बिल्डिंग को रिक्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन सिर्फ सिमिलर नेचर से नहीं होता है, एक्टिविटी के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि इनके फंक्शन के हिसाब से अलग है, क्योंकि ऑफिस बिल्डिंग में काम अलग होता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में काम अलग होता है। देयर नेचर एंड देयर जनरल लोकेशंस, और उनका लोकेशंस भी अलग अलग है, उनका नेचर भी अलग अलग है, उनका काम भी अलग अलग है। AS10 परमिट्स एसेट्स टू बी रिवैल्यूड ऑन ए क्लास बाय क्लास बेसिस, और AS10 हमें क्लास बाय क्लास बेसिस पे एसेट को रिवैल्यूएशन करने के लिए परमिशन देता है। द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिल्डिंग एनेबल देम टू क्लासिफाई एज डिफरेंट PPE क्लासेस, क्योंकि कैरेक्टर हर एक बिल्डिंग का अलग अलग है, ऑफिस बिल्डिंग का कैरेक्टर अलग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का कैरेक्टर अलग है, तो AS10 के हिसाब से हम लोग इसे PPE में अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। द डिफरेंट मेजरमेंट मॉडल कैन देयरफॉर बी अप्लाइड टू दिस क्लासेस फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, तो हम लोग चाहे तो अलग अलग मॉडल यूज कर सकते हैं, एक में कॉस्ट मॉडल, एक में रिवैल्यूएशन मॉडल। हाउएवर ऑल प्रॉपर्टीज विद इन द क्लास ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, लेकिन ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सारे एक ही मॉडल में आने चाहिए, यानी यहाँ के हिसाब से रिवैल्यूएशन मॉडल में। उसी तरह से तुम लोग इस पे और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो
जो ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है उसके अंदर जितने भी पोर्शंस है, जैसे कि फैक्ट्री, वेयर हाउस और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, फैक्ट्री, वेयर हाउस ये जो है, एंड ऑफिस बिल्डिंग इन द सेवरल कैपिटल सिटीज, यहाँ पर क्या बोला, इट हैज ओन नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सच एज फैक्ट्री एंड वेयर हाउस। ठीक है, तो ये सब जो है, ये फैक्ट्री और वेयर हाउस में क्या होना चाहिए, और यहाँ पर जो ऑफिस बिल्डिंग है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, वो सारे के सारे यहाँ पर सेम मॉडल में यूज होने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर बोला था ना, मैनेजमेंट वांट्स टू अप्लाई रिवैल्यूएशन मॉडल टू द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग बट कंटिन्यू टू अप्लाई हिस्टोरिकल मॉडल फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में हिस्टोरिकल मॉडल यूज कर सकते हैं, ऑफिस बिल्डिंग में कॉस्ट मॉडल यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज। लेकिन ऑफिस बिल्डिंग के अंडर जो भी एक्टिविटी होता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट मॉडल को ही यूज करना पड़ेगा, उसमें हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। और जैसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में 2 पॉइंट दिया था, लाइक फैक्ट्री, वेयर हाउस, ये सब में हमें कॉस्ट मॉडल को ही, सॉरी इसमें क्या हो रहा है, ऑफिस बिल्डिंग में हमें बोला है कॉस्ट मॉडल, और इसमें इंडस्ट्रियल में हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल, अच्छा इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, तो इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल हर जगह पे यूज होगा और इस पे हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल हर जगह पे यूज होगा, वही चीज बोला है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 10 के बाद इलस्ट्रेशन 11। यहाँ पर क्या बोला है, entity A has a policy of not providing for depreciation on PPE capitalized in the year until the following year। ये तो नया ही कुछ बता दिया इन्होंने, एंटिटी ए बोल रहा है, इन्होंने अपना एक पॉलिसी लगा दिया, क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करेंगे फिक्स्ड एसेट पे जो हम लोगों ने कैपिटलाइज्ड भी कर लिया है। कैपिटलाइज्ड इन द ईयर मतलब जिस साल वो ले रहे हैं, मतलब चाहे वो खरीद के ले रहे हो, चाहे वो बना के ले रहे हो, चाहे वो एक्सचेंज के थ्रू से ले रहे हो, कैपिटलाइज जिस साल होगा उस साल डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे। कब करेंगे, अंटिल द फॉलोइंग ईयर, जब तक दूसरा साल नहीं आ जाता है तब तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। बट प्रोवाइड्स फॉर ए फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, इज दिस एक्सेप्टेबल। अब देखो इनका सोच क्या है, ये बोल रहे हैं एसेट हमने आज खरीदा, लेकिन हम लोग खरीदा हो या सेल्फ कंस्ट्रक्टेड किया हो या फिर एसेट को हम लोगों ने एक्सचेंज किया हो, एसेट को कैपिटलाइज्ड किया है, मतलब हमारे पास एसेट आया है, चाहे तीनों में से कोई भी एक तरीका हो, हम लोग एसेट को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम लोग एसेट को नेक्स्ट ईयर से डेप्रिशिएट करेंगे। फॉलोइंग ईयर मतलब नेक्स्ट, ये 2023 है, यहाँ अगर कोई एसेट खरीदा है बोल रहे नहीं करेंगे डेप्रिशिएशन, 2024 से करेंगे। और एक अजीब बात बोल रहा है कि जब बेचेंगे एसेट को, जब बेचेंगे चाहे कभी भी बेचे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बेचे, मिडिल ऑफ द ईयर में बेचे, 2 महीने बाद बेचे, 3 महीने बाद बेचे, किसी एक साल में कभी भी एसेट को बेचे उस साल हम लोग पूरा डेप्रिशिएशन लगा देंगे। क्या ये सही बात है? नहीं, ये कभी भी सही बात नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एसेट जब भी रेडी टू यूज हो जाएगा एसेट पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, रूल्स यही है, रेडी टू यूज मैंने लिखवा दिया था डेप्रिसिएशन का रूल्स। ठीक है, रेडी टू यूज हो जाएगा तो एसेट पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, ये देखो रूल्स मैंने लिखवा दिया था। डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम द डेट ऑन विच एसेट इज रेडी टू यूज, रेडी टू यूज है डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, चाहे हम लोग पुट टू यूज करें या ना करें। ठीक है, तो रेडी टू यूज है तो डेप्रिसिएशन लगेगा। और बेचने के टाइम पे ऐसा थोड़ी होता है कि जब भी बेचे, जैसे मान लो अगर कोई ईयर जैन टू दिसंबर है और हम लोग अगर इसको बेच रहे हैं अगस्त में, तो डेप्रिसिएशन जैन टू अगस्त का ही लगाएंगे ना, पूरा साल का क्यों लगाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अब देखो क्या बोल रहा है, द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ए टेंजिबल फिक्स्ड एसेट शुड बी एलोकेटेड ऑन द सिस्टमेटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। बोल रहा है कि एसेट का डेप्रिसिएशन कैसे लगना चाहिए, जितना इसका यूजफुल लाइफ है उस बेसिस पे, मतलब ये एक डेप्रिसिएशन का बोलो तो डेफिनेशन ही बता दिया। द डेप्रिसिएशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच एसेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी। तो बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन हमें क्या बताता है, देखो डेप्रिसिएशन हमें क्या बताता है, डेप्रिसिएशन हमें ये बता रहा है कि एसेट को जब हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं 10,000, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने इस एसेट को कितना कंज्यूम्ड किया है इन टर्म ऑफ मनी, मनीटरी टर्म में हम लोग बताते कि एसेट को इतना हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, फ्यूचर में हमें इतना इकोनॉमिक बेनिफिट मिला है। यूजफुल लाइफ मींस द पीरियड ओवर विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय द एंटिटी। यूजफुल लाइफ जो है वो एंटिटी खुद ही डिसाइड करती है, हम लोग भी खुद ही डिसाइड करते हैं। अगर हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट लाइक सोफा खरीद लिया, फर्नीचर कुछ और खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, मशीन खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, तो इसका यूजफुल लाइफ हाँ ठीक है 5 साल चला लेंगे, तो ये खुद डिसाइड किया ना, एक्सपेक्टेड। अब जरूरी
जरूरी नहीं है 5 ही साल चले, 5 से कम ज्यादा चल सकता है। तो ये बोल रहा है यूजफुल लाइफ जो है पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड है कि एसेट इतना दिन यूज होगा टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय द एंटिटी। डेप्रिसिएशन शुड कमेंस एज सून एज द एसेट इज एक्वायर्ड एंड इज अवेलेबल फॉर यूज। डेप्रिसिएशन तभी से लगा देना चाहिए जब से एसेट रेडी टू यूज है। दस द पॉलिसी ऑफ एंटिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल। ए का जो पॉलिसी है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से इन्होंने आंसर दिया है, तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे इसको इतना नहीं लिख के तुम लोग ऐसा लिख सकते हो कि डेप्रिसिएशन को एज 10 के हिसाब से तभी से लगा देना चाहिए जब से एसेट हम लोग एक्वायर्ड करने के बाद रेडी टू यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर एसेट एक्वायर्ड हो चुका है तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना चाहिए। तुम लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज जो है थोड़ा चेंज कर सकते हो। इन्होंने अपने हिसाब से पहले डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन दिया, यूजफुल लाइफ बताया, फिर बोल रहा है। जरूरी नहीं कि तुम लोग एग्जैक्ट ऐसा ही लिखो। पहला बात है आंसर समझ में आना चाहिए कि ये इनका जो पॉलिसी है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका दो रीजन है। पहला बात है एसेट रेडी टू यूज होता है तो डेप्रिसिएशन लगाओ, कौन बोला? एज 10 बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा बात है जब बेच देंगे उस साल पूरा लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। जब बेचेंगे उस साल जितने दिन डेप्रिसिएशन, जितना दिन यूज हुआ उतने दिन का ही डेप्रिसिएशन लगता है, उससे ज्यादा का नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम लोग का इलास्ट्रेशन 11 कंप्लीट हुआ। ये बीच में दूसरा पॉइंट आ गया, हटा देंगे। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 12 में देखते हैं क्या बोल रहा है। Entity A purchased an asset on 1st Jan 2001 for 1 lakh and the asset had an estimated useful life of 10 years and a residual value of nil. तो residual value कुछ नहीं है, 10 साल useful life है। On 1st Jan 2005 मतलब इसके बाद the director reviewed the estimated life and decided the asset will probably be useful for a further 4 years, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1st Jan 2005 को कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम लोग इसका यूजफुल लाइफ 4 साल मानेंगे। पहले इन्होंने सोचा था 10 साल, ठीक है। अगर यूजफुल लाइफ 10 साल सोचा था तो 2005 के 1 तारीख को, ठीक है, इन्होंने 1 जन 2001 में सोचा कि हम लोग इस एसेट को 10 साल यूज कर लेंगे। फिर इन्होंने यूज किया इस एसेट को, और कब तक यूज किया? यहां तक, और 1 जन 2005 तक, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन हमेशा एंड ऑफ द ईयर में लगता है, ठीक है। अगर हम इसको ड्रॉ करके दिखाए तो इन्होंने कैसे यूज किया होगा, ये देखो, इन्होंने ऐसे यूज किया होगा। ये कौन सा ईयर हो गया? 2001, ठीक है। फिर इन्होंने पूरा 2002 यूज किया, फिर इन्होंने पूरा 2003 यूज किया, फिर 2003 तक पूरा यूज किया। ये 3 लिखा है मैंने, ये 4 हो जाएगा। फिर 2005 के पहले 1 जन 2005 में इन्होंने डिसाइड कर लिया, ठीक है। 1 जन 2005 कब आएगा? यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, ये जैन है, ये दिसंबर, ये इसको यहाँ पर स्लैश दे देते, ये जैन, ये दिसंबर, है ना। तो जैन दिसंबर करके चल रहा है। अब बोल रहा है यहाँ पर इन्होंने 1 जन 2005 को डिसाइड किया, मतलब इस डेट को इन्होंने डिसाइड किया कि एसेट का लाइफ जो है वो अब 4 साल ही होगा। जबकि नॉर्मली अगर प्रीवियस एस्टिमेशन के हिसाब से देखो 4 साल ही यूज हुआ है तो एसेट का लाइफ अभी भी 6 साल बाकी है। लेकिन इन्होंने डिसाइड किया है कि नहीं, एसेट का यूजफुल लाइफ आगे हम लोग 4 साल ही मानेंगे, इस डेट पे डिसाइड किया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर इफ द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। बोल रहा है कि हर एक साल का डेप्रिसिएशन दिखाओ अगर कंपनी डेप्रिसिएशन को एसएलएम बेसिस पे चार्ज करती है। तो एसएलएम पे फॉर्मूला क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 है। तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। तो ये देखो 10,000, यहाँ पर डेप्रिसिएशन 10,000, क्योंकि एसएलएम है, अगेन 10,000, फिर अगेन 10,000, फिर अगेन, ये मैंने शायद लाख लिख दिया, 10,000, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10,000। तो ये देखो 1 जन 2005 एसेट का बुक वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद कितना होगा? 10, 20, 30, 40 हजार का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तो 1 लाख वाले एसेट पे अगर 40,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 10 ईयर के मतलब 10 इयर्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के हिसाब से, तो एसेट का वैल्यू यहाँ पर 60,000 दिख रहा है। अब इन्होंने डिसाइड किया नहीं भाई, अब हम लोग 4 साल ही मानेंगे एसेट का यूजफुल लाइफ।
तो इसके बाद से डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, ये ओरिजिनल कॉस्ट मानेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 मानेंगे। क्यों? क्योंकि एसेट का यहाँ पर जो वैल्यू है, इसके बाद से इन्होंने डिसाइड किया कि आज मेरे पास जितने का भी एसेट है उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और 4 साल ही है। स्क्रैप वैल्यू 0 है तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4 करने से 15,000 आ जाता है। तो आगे से 15,000 करके डेप्रिसिएशन हर बार चार्ज होगा, क्योंकि एसएलएम है तो एक ही जैसा होगा। देखो वही किया हुआ होगा यहाँ पर आंसर। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का यहाँ पर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 4 years। अच्छा, यहाँ पूछा क्या था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर इफ द कंपनी डेप्रिशिएट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, ऐसा बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मेरा आंसर कुछ थोड़ा सा यहाँ से हट गया है, मैंने जब लिया, हम एक बार चेक करके बता देते। हाँ, यहाँ पर ना ये वाला हम ऐड कर देंगे, ये थोड़ा सा जो है मेरे से मिसमैच हो गया। इसके बाद ये 15,000 में दिखाना पड़ेगा कि अगले 4 साल तक 15,000 करके डेप्रिसिएशन 4 बार लगेगा। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट करके दे देंगे, बस उतना सा पोर्शन लिखना पड़ेगा जो कि यहाँ से कट गया है। ठीक है, हम इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, एंटिटी बी कंस्ट्रक्ट ए मशीन फॉर इट्स ओन यूज। कंस्ट्रक्ट किया है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 1 November 2001। 1 November 2001 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, बट द कंपनी डज नॉट बिगिन यूजिंग द मशीन अंटिल 1 March 2002। अब इन्होंने ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट मतलब रेडी टू यूज। ठीक है, रेडी टू यूज, बट पुट टू यूज। पुट टू यूज मतलब जब हम लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं तब लैंग्वेज होता है पुट टू यूज हो रहा है 1 March 2002 में। बोल रहा है कि कमेंट करो, इस बात पे कमेंट करो। एक्चुअली ये डेप्रिसिएशन का ही क्वेश्चन है, तो डेप्रिसिएशन कब से चालू होना चाहिए, तो जब से रेडी टू यूज है तब से ही चालू होना चाहिए। द एंटिटी शुड बिगिन चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट द मशीन इज रेडी टू यूज, दैट इज November 2001। द फैक्ट दैट द मशीन वाज नॉट यूज्ड फॉर ए पीरियड आफ्टर इट वाज रेडी टू यूज is not relevant in considering when to begin charging depreciation। तो ये फैक्ट नहीं है कि अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं तो मेरा एसेट डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। डेप्रिशिएबल एसेट है तो बिल्कुल डेप्रिशिएट होगा ही होगा। जैसे एक जैसे मैंने एग्जांपल इसके पहले भी दिया, जैसे एक लैपटॉप खरीद लिया, ठीक है, उसको 1 साल अपने पास रख लिए, यूज ही नहीं किए, फिर भी किसी को बेचने जाओगे, नया थोड़ी ना है, डेप्रिशिएट तो हुआ है, उतने में ही बेच दोगे जितने में खरीदे हो, बिल्कुल नहीं बेच सकते हो। सब कोई बोलेगा कि 1 साल पुराना है, तुम बोलोगे मैंने यूज ही नहीं किया, अरे यूज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, खरीद लिए हो तो पुराना मतलब रेडी टू यूज था तुम्हारे लिए तो सभी के लिए था, तो ओल्ड हो चुका है। ठीक है, तो डेप्रिशिएट लग चुका है। तो वैसे यहाँ पर हम लोग पुट टू यूज नहीं कर रहे, वो हमारा प्रॉब्लम है, रेडी टू यूज हो गया है मतलब डेप्रिशिएशन लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इलस्ट्रेशन 14। A property costing 10 lakh is bought in 2001. It is estimated total physical life 50 years. However, the company considered it likely that it will sell property after 20 years. मतलब वैसे देखने से लग रहा है कि इसका फिजिकल लाइफ 50 साल है इस प्रॉपर्टी का। मतलब हम लोग देख के बोलते हैं ना, बिल्डिंग का जो कंडीशन है 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, तो फिजिकल लाइफ मतलब इसका जो बाहरी कंडीशन है उसके हिसाब से 50 साल का है। लेकिन कंपनी सोच रही है कि इस प्रॉपर्टी को 20 साल बाद बेचने वाली है, 20 साल तक ही यूज करेगी। इसका मतलब कंपनी के लिए इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 20 साल हो गया। आगे क्या बोल रहा है, द एस्टिमेटेड residual value in 20 years time based on 2001 prices is case A 10 lakh, case B 9 lakh। calculate the amount of depreciation। बोल रहा है estimated residual value अगर 20 साल बाद मतलब स्क्रैप वैल्यू अगर 20 साल बाद 10 लाख या फिर 9 लाख हुआ, मतलब केस ए 10 लाख केस बी 9 लाख, तो हमें बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, हम लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताने के लिए बोला है। तो देखो कैसे आंसर दिया है, द कंपनी कंसिडर्स दैट द रेसिडुअल वैल्यू बेस्ड ऑन प्राइसेस प्रिवेलिंग एट द बैलेंस शीट डेट विल इक्वल द कॉस्ट, देयर इज देयरफॉर नो डेप्रिशिएबल अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन इज करेक्टली 0। इसका मतलब ये देखो, हम लोग का एसेट कितने का था, एसेट का वैल्यू था 10 लाख का। ठीक है, एसेट का वैल्यू 10 लाख, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप। तो पहले केस में स्क्रैप कितना है 10 लाख डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दैट इज 20। तो इसमें 0 हो जाएगा क्योंकि जो कॉस्ट है वही रेसिडुअल वैल्यू है, वही चीज यहाँ पर बोला है। देखो, द कंपनी कंसिडर्स दैट द रेसिडुअल वैल्यू
रेसिडुअल वैल्यू बेस्ड ऑन प्राइसेस, ये बेस्ड ऑन प्राइसेस है, ठीक है, ये प्राइस मतलब दाम बता रहा है, प्रीवेलिंग एट द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट डेट पे विल इक्वल द कॉस्ट, मतलब रेसिडुअल वैल्यू बैलेंस शीट डेट पे जो दिखेगा मतलब 20 साल बाद वो कॉस्ट के इक्वल है, तो इसका मतलब कुछ भी डेप्रिशिएबल अमाउंट यहाँ पर हमारा नहीं आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन से ही पता चल रहा है। और दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, एसेट का वैल्यू है 10 लाख, रेसिडुअल वैल्यू है 9 लाख, और इसे डिवाइड कर दो 20 से, तो देखो यहाँ पर द कंपनी कंसिडर दैट द रेसिडुअल वैल्यू बेस्ड ऑन प्राइसेस प्रीवेलिंग एट द बैलेंस शीट डेट विल 9 लाख एंड द डेप्रिशिएबल अमाउंट इज देयरफॉर 1 लाख। कैसे हुआ, यहाँ पर 9 लाख माइनस 10 लाख कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख हो रहा है। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है डेप्रिशिएशन पर एनम नहीं, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब उस एसेट का टोटल डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या हुआ। एनुअल डेप्रिशिएशन अगर निकालना है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे तो वो कितना होगा, डिवाइडेड बाय 20 कर दो, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 तो कितना हो जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 करने से 5,000 ऐसा कुछ आ रहा है, 5,000 होगा। तो डेप्रिशिएबल वैल्यू और डेप्रिशिएशन पर एनम में फर्क है, ये हर साल का डेप्रिशिएशन अगर एसएलएम में होता है, वैसे यहाँ डायरेक्टली बोला नहीं है एसएलएम, इसलिए इन्होंने बताया अगर हम लोग एसएलएम बेसिस पे चार्ज करते हैं, ठीक है, वैसे फर्स्ट ईयर में तो सेम ही होगा, तो एसएलएम बेसिस पे अगर चार्ज करेंगे तो 5,000 करके होगा। डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब टोटल यूजेबल अमाउंट ऑफ द एसेट, तो टोटल हम लोगों ने एसेट को 9 लाख रुपए का यूज कर लिया, यानी हर साल 1 लाख रुपए का यूज कर लिया, यानी हर साल 5,000 रुपए करके, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब है यहाँ पर इलास्ट्रेशन 15 दिया है। अच्छा इलास्ट्रेशन 15 16, एक मिनट, ये वाला भी हम लोग बता सकते हैं। देखो क्या बोला है, एनटीडीबी मैन्युफैक्चर्स इंडस्ट्रियल केमिकल एंड यूजेस ब्लेंडिंग मशीन्स इन द production process. The output of blending machine is consistent from year to year and they can be used for different product. बोल रहा है कि ये ब्लेंडिंग मशीन से जो आउटपुट आ रहा है वो हर साल एक ही जैसा है। However, maintenance cost increase from year to year and a new generation of the machine with significant improvement over existing machine is available every 5 years. Suggest the depreciation method to the management. बोल रहा है कि जो मशीन यूज हो रहा है उसी मशीन का न्यू जनरेशन मशीन आ जाएगा जो मतलब इंप्रूवमेंट के साथ आ जाएगा ओवर एग्जिस्टिंग मशीन इज अवेलेबल एवरी 5 years. हर 5 साल में ये जो मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं इसका रेनोवेट करके, मतलब रेनोवेशन नहीं, इसके मतलब इंप्रूवमेंट करवा के नया मशीन आ जाता है, मतलब जो मशीन रहता है हर 5 साल पे जो है नया मशीन मिल जाएगा विथ मतलब एग्जिस्टिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के साथ। डेप्रिशिएशन का मेथड हमें क्या चार्ज करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा मेथड चार्ज करना चाहिए, क्योंकि हर साल अगर एक ही जैसा प्रोडक्शन सिस्टम रहे तो हमें हमेशा एसएलएम चार्ज करना चाहिए। एसएलएम में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिशिएशन क्योंकि अगर हर साल प्रोडक्शन एक जैसा होगा, अगर हम लोग इक्वली प्रोडक्शन आउटपुट इक्वली ले रहे हैं तो डेप्रिशिएशन भी मशीन का इक्वली होगा, तो इस केस में हमें एसएलएम चार्ज करना चाहिए। तो अगर आउटपुट एक जैसा है तो यूजेस भी एक जैसा ही होगा। तो ये देखो, द स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएशन मेथड शुड बी अडॉप्टेड because the production output is consistent from year to year. Factors such as maintenance cost or technical obsolescence should be considered in determining the blending machines useful life. और ये जो factors है, बोल रहा है ना कि नया नया मशीन, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा यहाँ पर जो बोल रहा है देखो, फैक्टर्स सच एज मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, तो ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है मशीन का, टेक्निकल ऑब्सोलेसेंस मतलब जो ये सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के साथ मशीन आता है, मतलब इसमें जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है उसे बोला जाता है टेक्निकल ऑब्सोलेसेंस। ये सारी चीजों को हम लोग कब कंसिडर करेंगे, ये सारी चीजें जो है वो डेप्रिशिएशन के अमाउंट को कंसिडर के लिए नहीं लेंगे, हाँ यूजफुल लाइफ के लिए जरूर लेंगे, क्योंकि बोला है ना हर 5 साल के मतलब डिफरेंस में जो है नया मशीन हमें मिल जाएगा इंप्रूवमेंट के साथ, ठीक है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के साथ। इसीलिए हमें ये फैक्टर्स को मशीन का यूजफुल लाइफ को डिसाइड करने के लिए यूज करना चाहिए और मेथड एसएलएम यूज करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 16,
यहाँ पर लगातार मैंने करवा दिया। एक मिनट यहाँ पर लिख लेते क्वेश्चन नंबर, नहीं तो भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा वो ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक क्वेश्चन 2 है, ये कैलकुलेटिव है, और एक क्वेश्चन 6 है जिसका आंसर मैंने सभी का यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और ये 16। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और 16, और इसके पहले 16 के पहले मैंने 2 क्वेश्चंस जो है बाकी रखे थे, वो हम दिखा देते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन बाकी रखा है, इलास्ट्रेशन 1 के बाद इलास्ट्रेशन 2 और 3, ठीक है। ये वाला इलास्ट्रेशन 2, इलास्ट्रेशन 3 और इलास्ट्रेशन 16, और क्वेश्चन बोल के जो लिखा हुआ है उसमें क्वेश्चन 2 और 6, तो 1 2 3 4 5, बस 5 क्वेश्चंस बाकी रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में ये 5 क्वेश्चंस बता के दूसरा कोई एएस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक हम ये शेयर कर देंगे, अगर हम भूल जाते हैं तो तुम लोग मेरे से प्लीज मांग लो, हम दे देंगे, और थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर देंगे, कुछ कुछ पॉइंट इधर उधर हो गया है, दैट्स वाई। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। मैम बलছি যে